आज हम कुछ ऐसे राज फहाश करेंगे जिनको दिल दहला दे देंगे। इस तरह का हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमारे पास ऐसा फंडिंग नहीं है, तो कोई फैंसी ग्राफिक्स ना एक्सपेक्ट करें। जो हमारी वो है सब्र प्यार तहम्मुल एसपीटी, हमारी जो एक यूनिक चीज़ है, उसी के साथ इशू डिस्कस करेंगे। मैंने बोला आराम से सब लोग गुस्सा निकाल लें, सारी कंस्पिरेसी थ्योरी साइड पे कर लें कि इस वक्त इसलिए वीडियो बना रहे हैं, ये इलेक्शन है वो इलेक्शन है, सब हो जाए। तब आकर कि एक जो इशू है उसको भी समझा जाए एक अनबायस तरीके से, एक एकेडमिक तरीके से। जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं वो सुनेंगे, आप ही हैं जो और लोग आए हैं सिर्फ ये वीडियो देखने के लिए। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल व्यू दिस विद देयर ओन बायसेस, तो अल्लाह मालिक है, आप अपने बायस के मुताबिक गाली दें। मेरा जो काम है कि यार एक इशू को अनबायस तरीके से, एकेडमिक तरीके से देखा जाए, ना कि बॉयज़ के लिए प्रोपेगेंडा किया जाए या पीटीआई से फंडिंग लेकर चैनल चलाया जाए। तो वही मैं करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। एक अच्छा रूल ऑफ थंब ये है कि कोई भी अगर वीडियो बनाता है ना कि कराची इज़ डिस्ट्रॉयड, लाहौर इज़ डिस्ट्रॉयड, इस्लामाबाद इज़ डिस्ट्रॉयड, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि भाई एक तो या तो आप ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन मीडिया देख रहे हैं लास्ट ईयर, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है जो सच्ची बात है कि कोई भी इशू पे अगर कोई वीडियो बनाता है जिसमें सिर्फ गालियाँ पड़ती हैं सियासतदान को और फ़ौज का नाम नहीं आता, आप जान लें वो फ़ौजी प्रोपेगेंडा है। एंड जेनुइनली मैं अगर आपको आज सच भी बताऊं तो मैं आईएसआई के प्रोपेगेंडा के सामने हाथ मान चुका हूं। सलूट है यार, उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज पीपीपी ने वाकई कराची में बहुत बुरी परफॉर्मेंस की है। कराची वाले लोग वाकई बहुत नाखुश हैं, कराची वालों की लोगों की ज़िंदगी वाकई काफ़ी अजाब है। तो अगर फ़ौज को अपना एजेंडा पूरा करना है, कराची को वफाक का सिस्टम बनाना है, एनएफसी रिवाइज़ करना है, तो कराची के लोगों के जज्बात को यूज़ करके अपना एजेंडा अगेंस्ट द 18th अमेंडमेंट पुट फॉरवर्ड करना, आई थिंक ये टैक्टिकली काफ़ी ब्रिलियंट है। और अगर एक आदमी आकर आपको बता भी दे कि यार ये इस तरह से हो रहा है, और उसकी पूरी तारीख है कि कराची हैज़ बिन यूज्ड एज अ काउंटर वेट अगेंस्ट द पॉलिटिक्स ऑफ सिंध, इसकी पूरी तारीख है। एमक्यूएम का 80 की दहाई में बनना, उससे पहले एपीएमएसओ, उससे पहले जमात का इस्तेमाल, उसके बाद आप हर इलेक्शन में देख लें वोट। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक ऐसे वक्त में जहाँ जेन्युइनली ग्रीवियंसेस हैं, जेन्युइन लोगों का गुस्सा है, उसको इस्तेमाल करके अपना एजेंडा पुट फॉरवर्ड करना, आई थिंक ये काफ़ी ब्रिलियंट बात है। और ये मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो ऑलरेडी लोग शुरू हो गए होंगे कि तू तो पीपीपी टाउट, तू तो पीपीपी टाउट। तो आपने यही बोलना है। ये कोई बड़ी मेहनत करके मैंने कोई 2 घंटे की वीडियो बनाई है, तो क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं? नीचे ये लिखें और चले जाएं। पीपीपी का रोल है कराची को डिस्ट्रॉय करने में, लेकिन अगर आप कहते हैं सिर्फ पीपीपी का रोल है, ये उसी तरह होगा कि मैं एक पूरी घंटे की डॉक्यूमेंट्री बना दूं कि एमक्यू हैज़ डिस्ट्रॉयड कराची, और उसमें एविडेंस क्या हो? मुर्तज़ा वहाब की स्पीचेस। और हर मैं कराची का जो मसला है, या 2000 जब एमक्यूएम इन पावर थी तब मसला है, वो मसला दिखा के हर 2 मिनट बाद बोलूँ पर अल्ताफ़ मेरा बाप है, पर अल्ताफ़ मेरा बाप है। ये आप एक प्रोपेगेंडा के लिए कर सकते हैं, वायरलिटी के लिए कर सकते हैं, सेंसेशनलिज्म के लिए कर सकते हैं, बट ये एक ऑनेस्ट असेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। कराची को तबाह करने में फ़ौज का रोल है, कराची को तबाह करने में एमक्यूएम का रोल है, कराची को तबाह करने में पीपीपी का रोल है। यही 3 मेन किरदार हैं। अगर फोकस सिर्फ एक पर होगा तो क्लियर होगा कि ये बायस है। इन सब बातों से अनरिलेटेड रफ्तार ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है ऑन हु डिस्ट्रॉयड कराची। मैंने फरहान मलिक को पहले भी मैसेज किया था कि आ जाएं पॉडकास्ट पे बात कर लें। उन्होंने बोला रफ्तार की पॉलिसी है कि हम औरों की पॉडकास्ट पे नहीं जाते। ये बड़ी मुझे ताज्जुब हुआ ये सुनकर के आप सबको बुलाकर सवाल कर सकते हैं पर आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता। अगेन द इन्विटेशन इज़ ओपन। फरहान अगर आपने आना है आएँ, इस कुर्सी पे बैठें, मेरे सामने बैठकर बात करते हैं। मुझसे अगर डर लग रहा है, मुझे नहीं बुलाना चाहते, मुझसे अगर आपको कोई मसला है पर्सनली, या जो आपके वो बोर्ड है, वो तो अब नहीं है जो पहले फ़ंड किया था, जो नए वाले हैं या पुराने वाले हैं उनको मेरे से मसला है, तो अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने भी बड़ा अच्छा पोस्टमार्टम किया है, उन्हीं को बुला लें। एक 18 अमेंडमेंट पे एक ऑनेस्ट डिस्कशन होना चाहिए ना। मतलब आप एक ही साइड कंप्लीट बायस के साथ दे रहे हैं, तो वो चीज़ क्लिक तो होगी, वो चीज़ वायरल तो होगी, वो चीज़ सेंसेशनलाइज तो होगी, लेकिन कोई भी अच्छा जर्नलिस्ट इस चीज़ की रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता। तो अगर हम लोगों को ब्रेन वॉश करने की जगह लोगों को एजुकेट करें और अपना एजेंडा या प्रोपेगेंडा साइड पे रख कर ज़रा बात तो करें कि भाई 18 अमेंडमेंट 18 अमेंडमेंट 18 अमेंडमेंट 18 अमेंडमेंट है क्या। हम अगर बात करते हैं हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हम अगर बात करते हैं हमें पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए, तो पाकिस्तान की तारीख में शायद सबसे बड़ा वाक़या जहाँ जेन्युइन पॉलिटिकल कंसेंसस हुआ था, 2 बड़े इंसिडेंट्स हैं पाकिस्तान की तारीख में जहाँ जेन्युइन पॉलिटिकल कंसेंसस हुआ, उसमें भी यूनानिमस नहीं हुआ। 1973 में बलूचिस्तान के थोड़े ग्रीवियंसेस थे, 18 अमेंडमेंट में भी कुछ लोगों के थोड़े बहुत
वो था कि इस चीज़ को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। पर 18 अमेंडमेंट के अलावा मुझे आप कोई एक वाक़या बता दें जहां पाकिस्तान की इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडरशिप, जो जेन्युइन इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडरशिप थी, दे ऑल केम टुगेदर, दे ऑल अग्रीड ऑन समथिंग एंड दे ऑल पास्ड एन अमेंडमेंट विथ द पार्लियामेंट्री प्रोसेस बीइंग फॉलोड। ये कब हुआ है पाकिस्तान की तारीख में? जो रफ्तार के फेवरेट मिलिट्री डिक्टेटर हैं, यहाँ पर तो ये हाल है कि मिलिट्री का डंडा हैंडसम हो तो अच्छा हो जाता है, हैंडसम ना हो तो अच्छा नहीं होता। मुशर्रफ ने जो डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई थी वो रिवर्स किया गया है। 90s की पॉलिटिक्स अगर किसी ने भी देखी हो, पढ़ी हो, आपको पता है कि 58(2)B का इस्तेमाल होता था। अपनी मर्ज़ी से जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स डिज़ोल्व कर देते थे। ग़ुलाम इसा खान ने ये 2 दफ़ा किया। असगर खान केस पढ़ लेंगे 1990 के इलेक्शन में, कितनी धांधली, कितनी करप्शन ग़ुलाम इसा खान ने खुद की थी, लिखा हुआ है। कितनी धांधली, कितनी करप्शन फ़ौज ने खुद की थी। असगर खान केस की सारी डिटेल्स जाकर पढ़ लें कि IGI और फिर बाद में नवाज़ शरीफ को किस तरह से सपोर्ट किया गया था, जमात इस्लामी को 1988 में किस तरह से सपोर्ट किया गया था। ये बातें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो ये जो एक यूनिलैटरल पावर थी कि प्रेसिडेंट की जब मर्जी आए वो चाबी घुमाएं और बोले चलो भाई डिज़ोल्व कर दो, तो बड़ा आसान था फ़ौज के लिए कि एक फ़ोन करें कि भाई ग़ुलाम इसाक़ खान, पहला नाम ग़ुलाम ही है ना उनका, तो वो जो ग़ुलाम हैं कि ग़ुलाम चल डिज़ोल्व कर, और डिज़ोल्व हो गई। और सारे जो पाकिस्तान के 200 मिलियन लोग हैं उनकी विल, उनका वोट भाड़ में जाए। एक शख्स के पास पावर है, वो अपनी मर्ज़ी जो करे, उसको रिवर्स करना बुरी बात थी। बताएं। दूसरी मेजर चीज़ जो 18 अमेंडमेंट ने की, अब थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं कि यार फंडामेंटल राइट्स ज़रा इंक्रीज़ किए, उनसे तो किसी को मसला नहीं होना चाहिए, होपफुली। वैसे तो होगा उनको मसला, लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से ज़्यादा मसला है ना। जो बेसिक चुभता है 18 अमेंडमेंट वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। कितनी बददियानती से रफ्तार ने आपको इसको एक कराची इशू बनाकर पेश कर दिया। जो PTI सपोर्टर्स हैं, और बेशतर मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो PTI सपोर्टर्स ही हैं, 18 अमेंडमेंट नहीं होता तो PTI नहीं होती। PTI के पास खैबर पख्तूनख्वा 2013 से 13 साल से इसीलिए है कि 18th अमेंडमेंट एग्जिस्ट करता है। वरना हम अगर कहें कि भाई फ़ौज PTI नहीं जाती, तो आज अगर 18 अमेंडमेंट नहीं होता, वफाक कंट्रोल कर रही होती, तो खैबर पख्तूनख्वा भी वफाक के पास होता, PTI के पास नहीं होता। तो खैर, पुटिंग असाइड दैट पार्ट, 18 अमेंडमेंट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। जिन्होंने मेरी किताब पढ़ी है या 1940 का रेजोल्यूशन पढ़ा है, उनको पता होगा कि पाकिस्तान का जो ओरिजिनल तसव्वुर किया गया था वो इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स किया गया था। ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, ये पाकिस्तान का तसव्वुर नहीं था। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, 18 अमेंडमेंट ही है जिसने खैबर पख्तूनख्वा आइडेंटिटी दी। वरना तो हम 50-60 साल जो है कंपस से उसका नाम रखा हुआ था। आप सोचें कि भाई बरतानिया, जिन्होंने एक फ्रंटियर बनाना था, जिन्होंने एक बैरियर बनाना था फ्रॉम अफ़गानिस्तान, जिन्होंने जंग के लिए वो ख़त्ता इस्तेमाल करना था, उन्होंने उसका नाम रख दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। मेक सेंस। आपने 50-60 साल लग गए आपको उनके नाम पे उनको पहचान देने के लिए। मतलब कैसा लगता है आपको कि पंजाब का नाम होता कि ईस्ट प्रोविंस, सिंध का नाम होता साउथ प्रोविंस? मतलब हद हो गई है यार। मैं एक वीडियो में 80 साल की पाकिस्तान की तारीख नहीं बता सकता, किताब पढ़िए, पूरी डिटेल्स उसमें हैं। लेकिन जब आपने कोशिश की है सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा ये आइडेंटिटीज़ मिटाने की, तब क्या हुआ है उसकी तारीख पढ़ लें। जब आपने 1 यूनिट किया, उसके ख़िलाफ़ कितनी प्रोटेस्ट हुई, इवेंचुअली आपको रिस्टोर करने पड़े ये नाम। इवेंचुअली कब? बांग्लादेश खोने के बाद। तो जो पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे हैं उनका हमेशा से यही शौक़ रहा है, याह्या खान की तो ये मेंटालिटी थी कि मिलियन मार दो बाकी सारे ठीक हो जाएंगे, कि पावर सारी सेंट्रलाइज्ड हो, पूरा जो पाकिस्तान है वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी से कंट्रोल हो। ये ज़ाहिरी बातें नहीं हो सकता। 1971 के बाद पाकिस्तान और नहीं टूटा इस वजह से क्योंकि एक पॉलिटिकल कंसेंसस बना, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम बन गए जिस पे सब ने साइन ऑन कर लिया कि ठीक है इस हिसाब से चलेगा। फिर ज़ियाउल हक ने आके सब भाड़ में डाल दिया वो। लेकिन उस वक्त, जिस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलें थीं, पाकिस्तान में भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी हो गया था। उसी तरह मुशर्रफ के 10 साल के बाद, आपको तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये ऐसा ही है कि आप ख़ुद तेल अवीव में रहते हैं तो आप नेतन्याहू की तारीफ़ें शुरू कर दें। बलूचिस्तान को जलाया उस शख्स, सिविल वॉर करवा दी बलूचिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा को जलाया उस शख्स ने, सिविल वॉर करवा दी अफ़गानिस्तान में। TTP बनी ही लाल मस्जिद इंसिडेंट के बाद है। TTP से कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में बैठकर आप कहते हैं हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आप जर्नलिस्ट के हकूक़ की बात करते हैं, तो मुशर्रफ तो बैठकर हंस रहे होते थे। वजाद सईद खान और मुशर्रफ का इंटरव्यू देख लें कि कोई जर्नलिस्ट पाकिस्तान से बाहर मर जाए, मर गया, हमने तो नहीं मारा विंक विंक विंक। ऐसे लोगों को आप लोगों ने हीरो बना दिया है। मुशर्रफ साहब, डॉक्यूमेंट्री में आप बायस देखें ना, जरदारी डाकू, मुशर्रफ साहब, मुशर्रफ साहब।
साहब हो गए हैं भाई वो। मतलब आप लोगों को आर्टिकल 6 जिस शख्स पे लगना चाहिए, जिस शख्स को फांसी होनी चाहिए थी, वो आप लोगों के साहब हैं। आपका मैं क्या बोल सकता हूँ यार। आप खुद बताएं, कोई सेंस बनता है? हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्कूल चलाना, ये रावलपिंडी में बैठ के लोग डिसाइड करेंगे जामशोरों में स्कूल कैसे कोई सेंस ही नहीं बनता। ये हेल्थ और एजुकेशन, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो डिवॉल्व हुए हैं, प्रोविंसेस को मिले हैं, जनरली हर इशू में फंडिंग बढ़ी है। जो लैक ऑफ परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस का मसला है। जिस तरह लिटरेसी की भी अगर हम बात करें, एजुकेशन की हम बात करें, पंजाब की परफॉर्मेंस सिंध से बहुत बेहतर है। हमने उज़ैर यूनुस के साथ एक पूरी पॉडकास्ट की थी। लोगों को व्हाट अबाउटिज्म तो बड़ी आसानी से हो जाता है कि भाई व्हाई विल यू नेवर स्पीक, बिकॉज आई हैव स्पोकन अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बिकॉज आई हैव वीडियोज़ अप ऑन ऑल ऑफ दोज थिंग्स। उज़ैर और मैंने पीपीपी की परफॉर्मेंस इन सिंध हमने अबिस्मल बोला था, हमने लिटरेसी रेट्स निकाले थे, हमने बोला था कि यार ये सबसे बड़ा फेलियर है पीपीपी का सिंध में कि इन्होंने एजुकेशन के साथ जो किया है, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स जो गिराए हैं। पीपीपी का फेलियर इन इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशन पॉलिसीज़ इज़ नॉट एन इंडाइटमेंट ऑफ द 18th अमेंडमेंट। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मतलब है इससे कि मैं अगर एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं एक ब्लूप्रिंट बनाऊँ, मैं बोलूँ यार ये बिल्डिंग बना दें, आप खड़ी कर दें। जो इंजीनियर है वो सीमेंट की जगह जो है इसमें बजरी डाल दे और बिल्डिंग गिर जाए, आप बोलें ये ब्लूप्रिंट फाड़ दो। ब्लूप्रिंट में थोड़ी कोई गलती थी, परफॉर्मेंस में गलती थी। जिन लोगों ने वो काम करना था उन्होंने वो काम नहीं किया, उनको क्रिटिसाइज़ करें, उनकी जगह किसी और को ले आएँ। इसका सोल्यूशन ये नहीं हो सकता कि 18th अमेंडमेंट फिर रिवर्स कर दें। कराची की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, कराची की जो नुमाइंदा पार्टी हैं, जो आप की फेवरेट पार्टी है MQM, उन्होंने 18th अमेंडमेंट के फेवर में वोट दिया था। सबने 18th अमेंडमेंट को वोट दिया था यार। PMLN, PPP, ANP, हर जमात ने ऑलमोस्ट 18th अमेंडमेंट के फेवर में ही वोट किया था। जो बात बिल्कुल बजा है वो वही बात है जो हम 5-6 साल से कर रहे हैं, जब ना कूल नहीं था, जो कोई बात नहीं कर रहा था। हमने इस पॉडकास्ट पे डिटेल्ड डिस्कशंस किए हैं लोकल गवर्नमेंट्स पे कि भाई प्रोविंशियल लेवल पे नहीं, आप लोकल लेवल पे पावर डिवॉल्व करें। मेरा गटर का ढक्कन जो है वो खुला हुआ है, ये मरीम नवाज़ का मसला नहीं है, ये मुराद अली शाह का मसला नहीं है, ये मसला होना चाहिए यूनियन काउंसिल का। जब आप पावर स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे, बड़े लोग बात करते हैं ना डेमोक्रेसी ने क्या दिया है पाकिस्तान को, डेमोक्रेसी ने क्या दिया, भाई डेमोक्रेसी थी कहाँ। हम अगर एक बिल्डिंग की बात करें, आपने पेंट हाउस बना दिया है, आपने टॉप फ्लोर बना दिए हैं, आपने बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर ही नहीं बनाए, तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। यही डेमोक्रेसी है कि वो जो लोकल लेवल है, जो वो टियर ऑफ गवर्नमेंट है जिससे आपका मेरा गवर्नमेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है कि अच्छा यार मेरी गली साफ़ नहीं हो रही, अच्छा हमारे जो घर के टैक्सेस हैं। मैं तो ये सालों से कह रहा हूँ कि भाई आप गली का टैक्स जो है वो गली में अदा करें। मल्टीपल चीज़ें जो हैं, जिस तरह कचरा साफ़ करना, पानी, ये वो जो इस टाइप के इश्यूज़ हैं जो लोकल लेवल पे रिजॉल्व हो सकते हैं, मानी तो नहीं हो सकता, वो लोकल लेवल पे करें कि अच्छा भाई ये गटर का ढक्कन मुराद अली शाह तो हर गली में नहीं आके देख सकता ना, मुर्तज़ा वहाब भी हर गली में आके नहीं देख सकता गटर का ढक्कन। ये तो यूनियन काउंसिल लेवल पे होना चाहिए। और अगर परफॉर्मेंस बुरी है, आप जाके उसका गला पकड़ें। दुनिया भर में यही होता है कि अगर मेरे घर के बाहर कोई मसला है, मैं अगर DC में रहता हूँ, मैं अगर न्यूयॉर्क में रहता हूँ, मैं डायरेक्ट ममदानी को, डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को गालियाँ देना नहीं शुरू कर देता। मुझे पता होता है अच्छा यार मेरी जो एरिया है, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ टाउन हाउसेस भी होते हैं, वहाँ जाकर बात करो। इसी तरह से हुकूमत की जाती है। ये जो निज़ाम है ये PTI भी नहीं चाहती, ये PMLN भी नहीं चाहती, ये PPP भी नहीं चाहती। दूसरे सूबों में जाकर ये लोकल गवर्नमेंट चाहते हैं जहाँ कोई और इन पावर हो, जहाँ खुद ये इन पावर होते हैं। PTI पंजाब में इन पावर थी, कभी ज़िंदगी में उन्होंने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाया। कोर्ट ने बार बार बोला भाई खुदा के वास्ते लीगल रिक्वायरमेंट है, करवा लो। उन्होंने डिले करते रहे, नहीं करवाया। कराची में वो कह रहे थे लोकल गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़रूरी होती है। तो यही चूरन ये लोग बेचते रहते हैं भाई। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, पाकिस्तान अगर एग्जिस्ट करता है ना तो वो 18th अमेंडमेंट की वजह से करता है। हमारी रफ़ीउल्लाह काकड़ के साथ इस पर पॉडकास्ट भी है। आपके जो फेवरेट मुशी भाई है ना, मुश्ताक अहमद नहीं, उन्होंने जो बलूचिस्तान का हाल किया था, उसके बाद अगर आप 18th अमेंडमेंट नहीं लाते, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं देते, बलूचिस्तान के लीडर्स वापस नहीं आते, चीज़ें आप प्लिकेट नहीं करते, काफ़ी हद तक आप बलूचिस्तान का एक पैकेज नहीं बनाते कि अच्छा यार इनके हकूक़, इनके राइट्स, इनको पैसा मिले, इनकी अपलिफ्टमेंट हो, इकनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो आज की जो सिचुएशन है ना वो इंटू 10x कर ले। पाकिस्तान का जो तसव्वुर है वो ये तसव्वुर कभी नहीं था कि कोई इस्लामाबाद में बैठ के या रावलपिंडी में बैठ के पूरा मुल्क चलाएगा। आप जब लोगों को पावर नहीं देंगे, डंडे की ज़ोर पे चलाएंगे, या ये पॉलिसी रखेंगे कि मिलियन मार दो बाकी सब ठीक हो जाएंगे, या मुशर्रफ बोलेंगे कौन होता है बुख्ती, मारूंगा मैं मिज़ाइल। ये जो एक मेंटालिटी है ना, ये
जिन लोगों की फंडिंग आ रही है वो तो प्रमोट कर सकते हैं, वो तो हीरो मान सकते हैं, इस तरह से मुल्क नहीं चल सकते। लेकिन हमारे जो करता धरता हैं वो यही लोग चाहते हैं। जनरल बाजवा ने कहा था कि मुजीब के 6 पॉइंट्स ने इतना नुकसान नहीं दिया जितना 18 अमेंडमेंट ने दिया। 18 अमेंडमेंट मुजीब से ज़्यादा डेंजरस है। वाकई जो चीज़ जिसने पाकिस्तान तोड़ दिया था उससे ज़्यादा डेंजरस 18 अमेंडमेंट है। क्यों? क्योंकि पावर हाथ से जा रही है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ पूरी दुनिया चलाती है, पावर तो एक रास्ता है ना, पैसा हाथ से जा रहा है। जो बेसिक इस्टेब्लिशमेंट को इशू है 18 अमेंडमेंट से वो वही है जो हमेशा होता है, बजट। आप अगर पीटीआई का दौर भी देखें उसमें बहुत 18 अमेंडमेंट पे डिस्कशन हुआ, रिवर्स करने की बातें हुई, एक्चुअली कभी नहीं किया क्योंकि पीटीआई को भी पता था खैबर पख्तूनख्वा हाथ से जाएगा। आपको याद होगा वो एक न्यूज़ टॉक शो पे फैसल वाडा ने जूता तक रख दिया था टेबल के ऊपर। तो 18 अमेंडमेंट से फ़ौज को क्या मसला है? वही मसला है जो हमेशा होता है, बजट। आजकल जो आप देख रहे हैं पंजाब में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है कि 18 अमेंडमेंट के तहत सूबों के पास ज़्यादा पैसा जाता है। तो सूबे काम कर रहे होते हैं। एक बार जब आपको लग रहा होता है कि मुल्क के पास पैसा नहीं है, फेडरल के पास पैसा नहीं है, प्रोविंसेस के पास फिर भी पैसा होता है। और ये जो चीज़ है, ये जो एक मसला चल रहा है, जब पैसे आ रहे होते हैं तो मसला ये नहीं होता। जब डॉलर्स आ रहे होते हैं, किसी और की जंग लड़ रहे होते हैं, तब आप रिलैक्स चल रहे होते हैं। पिछले कुछ सालों में सब ने देखा है, इकॉनमी तंग हो गई है, मुल्क डिफ़ॉल्ट के नहज पर पहुंच चुका है, आईएमएफ की हम भीखें मांग रहे हैं। तो उसमें यही मसला रहा है कि बेटा क्या हो गया है। एक तरफ आर्ग्यूमेंट मेक्स सेंस, ठीक है, अगर आप ऑन पेपर उनकी आर्ग्यूमेंट लें कि लोन रीपेमेंट जो होते हैं वो फेडरल ने करने होते हैं, डिफेंस जो है वो फेडरल ने करने होते हैं, लाइबिलिटीज़ जो हैं हमारी इंटरनेशनल लाइबिलिटीज़ वगैरह वो सारी फेडरल की हैं, तो पैसा जो है वो प्रोविंसेस के पास जा रहा होता है। तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा होता है। इसमें जब आप डिटेल में जाएँ तो आपको नज़र आता है कि थोड़ा सा शैलो आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि जो सीक्रेट है वो ये है कि जब ये आर्ग्यूमेंट की जाती है, इसीलिए जो हमारे टीवी टॉक शोज़ हैं मेरी नज़र में वो कोई फ़ायदा नहीं देते, क्योंकि वो एक ना सतही लेवल डिस्कशन करते हैं। वो पॉलिटिक्स से बाहर ही नहीं आते, वो इस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है पाकिस्तान में वो खुलकर एक्सपोज नहीं करते। तो ये जब डिस्कशन होता है फेडरल प्रोविंशियल, इसमें वो जो एक डंडी मारते हैं वो डंडी है डिविजिबल पूल। प्रोविंसेस के पास ज़्यादा शेयर जाता है डिविजिबल पूल का, लेकिन ऐसा भी पैसे हैं, ऐसे भी टैक्सेस हैं जो डिविजिबल पूल में जाते ही नहीं। जिस तरह पेट्रोलियम लेवी का अभी जो इतना मसला चल रहा था कि भाई पेट्रोल महंगा क्यों है, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी जो लगती है वो जाती है डायरेक्ट वफाक को। वफाक जो है वो सूबों को नहीं देती, वहाँ से अपना पैसा बनाती है। तो इसीलिए सब पॉलिटिशियंस की भी फटी हुई थी कि भाई वफाक का पैसा कम कैसे करें। पिछले साल पेट्रोलियम लेवी में 1.2 ट्रिलियन रेज हुआ है और सिंध का जो टोटल बजट है वो 3.45 ट्रिलियन है। तो यानी 1/3 से ज़्यादा जो सिंध का पूरा बजट है वो तो पेट्रोलियम लेवी में आपने रेस कर लिया है, जो सिंध टच भी नहीं करता। भले सिंध में जितना पेट्रोल इस्तेमाल हो वो डायरेक्ट वफाक के पास जा रहा है। तो भाई अगर ये डिस्कशंस करने हैं तो सच्चे तरीके से करो ना। अगर आपने टॉक शो करना है तो सच्चे तरीके से करो। हम एक मुल्क हैं, हम लोग साथ बैठकर डिसाइड करेंगे। तो भाई इकॉनमी तंग है, एक घर की तरह है ना, एक इकॉनमी तंग है, पैसे नहीं है, अच्छा भाई बैठो फाइनेंसेस खोलो। कैसर बंगाली हमारे पॉडकास्ट पे आ चुके हैं, काफ़ी डिटेल डिस्कशंस हो चुके हैं कि वफाक कितना पैसा खर्च करता है। वफाक बिल्कुल सीरियस नहीं है। फ़जूल खर्चियाँ जो हैं उनकी, या जो फ़जूल मिनिस्ट्रीज़ हैं, या जो डबल लोग रखे हुए हैं, वो निकालने में उन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरह डिफेंस बजट हम भी भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमने सपोर्ट किया। मैं तो एक फ्रंट लाइन वॉरियर था, वो अलग बात है, तमगा वमगा भाई को कोई भी नहीं मिला, लेकिन मैंने तो फ्रंट लाइन पे डिफेंड किया ना। तो भाई हम खुद चाहते हैं कि हमारा डिफेंस अच्छा हो, राफेल गिराएं, ये चीज़ें हमें चाहिए। बट एक आकर ऑनेस्ट बात कर लो ना यार, डिफेंस बजट में ये चीज़ें चाहिए। ये चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, या ये जो कैसर बंगाली बार बार कहते हैं नॉन कॉम्बैट एक्सपेंसेस, वो कहाँ हैं, क्या हैं, एलीट सब्सिडीज़ कितनी जा रही हैं। यूएनडीपी की जो रिपोर्ट थी 2017-18 में कि $17.45 बिलियन जो है वो पाकिस्तान एलीट सब्सिडीज़ में देता है। तो बैठकर खोल कर पार्लियामेंट में, मीडिया में एक ऑनेस्ट डिस्कशन कर लें कि भाई कितने पैसे कहाँ जा रहे हैं, कितने पैसे फ़जूल जा रहे हैं, कहाँ हम पैसे बचा सकते हैं। ये सब आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों को ना एक बेसिक चूरन, पैसे क्यों नहीं है हमारे पास, क्योंकि जरदारी नवाज़ ने चुरा लिया। पैसे कैसे आएंगे हमारे पास, जरदारी नवाज़ को जेल में डाल दो। ये चूरन बेचा गया ना हमें पीटीआई के नाम पर। इतने साल नवाज़ शरीफ जरदारी हट जाएंगे, 100 बिलियन, 500 बिलियन, 600 बिलियन, 1000 बिलियन पाकिस्तान में आ जाएंगे। कुछ आया, कुछ बदला, कुछ भी नहीं बदला ना।
तो फिर सिस्टम में मसला है। सारे सूबों का पैसा मिलाकर कोई 10 ट्रिलियन बनता है और पेट्रोलियम लेवी से 1.2 ट्रिलियन रेज हो रहा है, तो 10% तो आप इधर ही कर लें ना। आप डिविजिबल पूल में आपको नज़र आता है कि प्रोविंसेस ज़्यादा ले रहे हैं, बट जो डिविजिबल पूल नहीं है उसका पैसा अगर इंक्लूड करें तो वफाक को पैसा जा रहा है। बी, जनरली प्रोविंशियल लेवल पे परफॉर्मेंस बेहतर होती है। आई नो पीपीपी की परफॉर्मेंस ने आपको ट्रिक कर दिया है इनटू थिंकिंग कि प्रोविंशियल लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, होती है। प्रोविंशियल लेवल पे ज़ाहिरी बात है परफॉर्मेंस बेहतर होती है, आपको बेहतर पता होता है कि कहाँ रिसोर्सेज जानी है, किस तरह से मैनेज करना है, आप ऑन द ग्राउंड कनेक्टेड होते हो। तो जो टैक्स कलेक्शन है वो प्रोविंशियल लेवल पे या लोकल लेवल पे बेहतर होगा। एक तो चलें नियत नहीं है ना, वो भी मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, नियत ही नहीं है। जो हमने ये होली काउस बनाए हुए हैं उन लोगों को टैक्स करना है, वहाँ से टैक्स निकालना है, हर साल केक काटता है एफबीआर के, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि जो दे रहे हैं उन्हीं से आपने ज़्यादा ले लिया, इन्फ्लेशन हो गई है, ज़्यादा पैसा आ गया। टैक्स नेट बढ़ा है नहीं, टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम अज्यूम करें नियतें सबकी अच्छी हैं तो फिर टैक्स चोरी ज़रा लोकल लेवल पे मुश्किल हो जाती है। लेट्स से अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अपना देते हैं आप गली के एंड पर, तो भाई पूरी गली को पता है ना आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, आप कैसे घर में रहते हैं, आप कितने साल अमेरिका जा रहे हैं, कितना टाइम टर्की जा रहे हैं। मैं तो अपनी बात करना शुरू हो गया। तो वहाँ से भी टैक्स चोरी ज़रा मुश्किल होगी कि बेटा ये जो 6 एसयूवी चला रहा है तूने लाख रुपए टैक्स कैसे दिया है। सेंस नहीं बनेगा ना प्रॉपर्टी टैक्स। अभी तो ऑन पेपर कहीं अगर आप समझे इस्लामाबाद में बैठा हुआ है कि डीएचए मकान नंबर 6 प्रॉपर्टी लाख रुपए, बोलेगा ठीक है मकान नंबर 6 की प्रॉपर्टी लाख रुपए है। पर अगर यही जो है वो लोकल लेवल पर होता, गली के एंड पे होता, यूनियन काउंसिल पर होता, वो जाकर देख सकता है कि बेटा मकान नंबर 6 तो 6 एकड़ का है। बिलावल भुट्टो ने रिसेंटली भी स्टार्ट दिए हैं कि जब टैक्स कलेक्शन प्रोविंशियल लेवल पे चला गया था मल्टीपल चीज़ों का, जिस तरह एग्रीकल्चर ये वो बढ़ गया। तो अगर आप सेल्स टैक्स भी प्रोविंशियल लेवल पे कर दें तो वो बढ़ जाएगा। आई जनरली थिंक पार्टीज़, आप जब ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना आप पार्टी स्पेसिफिक ना सोचेंगे पीपीपी क्या करेगी, पीटीआई क्या करेगी, पीएमएलएन क्या करेगी, अच्छी है बुरी है। एज अ प्लान आई लाइक दिस आइडिया कि टैक्स कलेक्शन जो है वो सूबों पर होना चाहिए। और ये भी वफाक के लिए भी अच्छा है कि वफाक को जो प्रॉब्लम है कि आपने सारे फ़ायदे सारे ख़र्चे लिए हुए हैं, लाइबिलिटी कुछ नहीं ली हुई, काम कुछ नहीं लिया हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं लिया हुआ। सो इफ़ प्रोविंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग देयर ओन टैक्स कलेक्शन फॉर देयर स्पेंडिंग, आई थिंक दिस इज़ अ बेटर प्लान, नो। बट दीज आर एकेडमिक डिस्कशंस। ये रफ़ीउल्लाह काकड़ के साथ हमारी फेडरल स्ट्रक्चर पे, 18 अमेंडमेंट पे, डिविजिबल पूल, एनएफसी अवार्ड पे बड़ी डिटेल डिस्कशन है। वो एक स्कॉलर हैं, वो पढ़ी लिखी बात करते हैं। पर जब आपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करना हो तो आप वाइब्स पे चल रहे होते हैं कि वफाक को पाकिस्तान की इमेज की परवाह है, इसीलिए वो लोग मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं और प्रोविंसेस नहीं करते। मतलब आप मुझे बताएं ये चीज़ जो है वो गली पे जो है बोले हाँ सही कह रहे हो, कोई पढ़ा लिखा आदमी ये आर्ग्यूमेंट बाय कर सकता है? मतलब कोई डेटा प्रेजेंट नहीं किया रफ्तार ने, कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया, कोई डिटेल डिस्कशन कंपैरिजन नहीं किया। और यही वजह है कि ये वीडियो 2 घंटे की है कि उन्होंने 5-5 मिनट में हर इशू पे जो मर्ज़ी चेप दिया विदाउट एक्चुअली लुकिंग एट द इशू। मुझे सारे इश्यूज़ देखने पड़े तो मुझे लिखने में भी इतना टाइम लगा, और अब ये वीडियो भी कोई 2 घंटे की हो गई है। भाई वफाक को अगर इतनी परवाह है कि वफाक चाहता है कराची बेहतर हो, कराची जो है और मेगा प्रोजेक्ट्स और इमेज जो है वफाक चाहता है हमारी, तो हाईवेज़ तो आज भी वफाक के अंडर है ना, तो क्यों नहीं बन रही? जाके पंजाब में देख लें आप मोटरवेज़, और जाके आप देख लें जो मेन पोर्ट है कराची, जहाँ से सामान पूरे पाकिस्तान में जाता है, जो रोड वो इस्तेमाल कर रहा है। आप जाएं कराची हैदराबाद और उसको कंपेयर करें लाहौर इस्लामाबाद से। वफाक क्या कर रही है? तो वफाक का सब्जेक्ट है हर साल अगेन जब तक आप चीज़ ना एक कराची स्पेसिफिक कर लेंगे तब तक आपको पूरा इशू समझ में नहीं आएगा। मैं फॉलो करता हूँ, मेरा काम ही ये है, इवन दो आई एम ट्राइंग टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस, बट फॉर द पास्ट डेकेड तो मैं यही कर रहा हूँ ना कि मैं इशूज़ देख रहा होता हूँ। तो मुझे पता है कि सिंध हर साल ये रोने डालता है। हर दफ़ा जब फेडरल हाईवेज़ का बजट आता है, मसले मसाइल आते हैं, ये रोने डले हुए होते हैं कि भाई हैदराबाद सक्खर रोड क्यों नहीं बन रही। तो वफाक जिसको इतनी परवाह है पाकिस्तान की, वफाक जिसको इतनी परवाह है हमारी इमेज की, तो जो आपका मेन आर्टरी है, जो आपका मेन इंजन है कि भाई कराची से लेकर पोर्ट से लेकर जो सामान आता है वो लाहौर पहुंचता है, वो इस्लामाबाद पहुंचता है, वो सिंध के थ्रू जाता है, उसका क्या रोड का हाल है? नहीं बनता। कराची हैदराबाद मोटरवे बनता ही नहीं है, सक्कर हैदराबाद मोटरवे बनता ही नहीं है। जो अक्सर कराची वाले कहते हैं ना, जो झूठ है कि कराची 60% टैक्स देता है, वो
ड्यूटीज़ जो हैं वो इंक्लूड कर रहे होते हैं। मतलब अगर पेट्रोल आ रहा है, गाड़ी आ रही है, लाहौर में अगर किसी ने लैम्बोर्गिनी मंगवाई है तो वो जब कराची पोर्ट पर आएगी और कराची पोर्ट पे उसकी जो ड्यूटी होगी वो कराची वाले पैसे रेज़ कर रहे हैं। मतलब अच्छा, अगर हम वफाक के प्रोजेक्ट की बात ही कर रहे हैं कि वफाक ने जो किया है, तो जिस पोर्ट के थ्रू कराची मेन अपना पैसा रेज़ करता है वो पोर्ट किसने बनाया है? पोर्ट बिन कासिम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया है ना। तो भाई पीपीपी अगर इतनी दुश्मन है कराची की, पीपीपी को नफ़रत है कराची से, पीपीपी को वोट नहीं पड़ता कराची से, ये जो एक सिंपलिस्टिक बाइनरी बिला वजह की बना दी है, तो कराची जिस वजह से कराची है, पोर्ट बिन कासिम जिस वजह से आप लोग शो ऑफ करते हैं कि कराची वाला है 60%, वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। वो क्यों बना दिया? उनको चाहिए था ठट्टा में बना देते। लोगों के जज्बात से खेलना बड़ा आसान है। हर चीज़ को एक सिंधी महाजर इशू बनाकर आप एथनिक हेट्रेड स्ट्रोक करके लोगों की आइडेंटिटी उनके अगेंस्ट वेपनाइज कर पॉपुलर तो हो सकते हैं, सेंसेशनलिज्म तो फैला सकते हैं और सड़कों पे वायलेंस भी करवा सकते हैं। यही किया हिस्टोरिकली कराची में। जब MQM बनाई किसने, ही छोड़ दें, हम जाहिद हुसैन के साथ भी पॉडकास्ट कर चुके हैं, मोहम्मद वसीम की भी किताब है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान। बनाई नहीं बनाई फ़ौज ने, मैं नहीं पढ़ता उस डिबेट में। इस्तेमाल तो की ना फ़ौज ने, ज़िया उल हक ने इस्तेमाल तो किया। आप 1988 के इलेक्शंस देख लें, आप ऑपरेशन मिडनाइट जैकल देख लें, MQM किसके कहने पे वोट कर रही थी। अभी तो हाल ही इलेक्शन में भी आपको नज़र आ गया होगा ना कि MQM किसके कहने पे वोट करती है। जो MQM को फ़ोन जाता है वहाँ से गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। ये 90 से होता हुआ आ रहा है। तो वो वेपनाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी 1990 में जाग पंजाब जाग का जो नारा है वो PPP को पंजाब में रोकने के लिए लगवाया गया IGI से, नवाज़ शरीफ से। इसी तरह महाजर नेशनलिज्म को स्टोक किया गया, वायलेंस करवाया गया कि भाई कराची जो है वो हमारे कंट्रोल में रहे। हमेशा जब आप कराची का डिस्कशन करते हैं उसमें अगर आप ये बात नहीं करते कि कराची आज भी 60-70% तो कैंटोनमेंट एरिया है, वो कौन कंट्रोल करता है, वो किस तरह से चलाता है, उसकी हालात बेहतर हैं। गुलिस्तान जौहर तक कैंटोनमेंट एरिया है यार, कैंट के अंडर आता है। ये बातें किए बगैर सिर्फ क्योंकि वो सिंधी हैं वो आपके दुश्मन हैं, क्योंकि सेवन से कराची के फैसले हो रहे हैं, इसका और एविडेंस क्या है? मुस्तफ़ा कमाल की स्पीचेस। मतलब खुदा का खौफ कर लो यार, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करो, इतना खुलकर ना करो। मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि इतना झूठ बोला जा रहा है कि भाई या तो कहा गया है कि ये चाहिए हमें, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इतना एथनिक प्रेजुडिस है कि मुशर्रफ इज़ गुड बिकॉज हिज आइडेंटिटी इज़ द सेम एज मी। इन दो पॉसिबिलिटीज़ के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि प्रो मुशर्रफ प्रो मुस्तफ़ा कमाल डॉक्यूमेंट्री बन रही हो। इस वक्त तो MQM में ख़ुद भी एक इंटरनल सिविल वॉर चल रही है कि मुस्तफ़ा कमाल वांट्स टू गेट रिड ऑफ खालिद मकबूल सिद्दीकी एंड टेक ओवर MQM। वो भी एक अलग पॉलिटिक्स है। कराची का गोल्डन पीरियड मुशर्रफ था, इसका एविडेंस क्या है? दो एविडेंस है। लोग कहते हैं, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं यार। लोग तो ये भी कहते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद को उतरा तो उसको अजान की आवाज़ आई। और दूसरा एविडेंस क्या है? मुस्तफ़ा कमाल की अपनी स्पीचेस। मैं आपको मुर्तज़ा वहाब की स्पीचेस दिखा दूं कि कराची में बहुत काम हो रहा है और करंट गोल्डन पीरियड है, और एविडेंस क्या है? मुर्तज़ा वहाब की अपनी खुद की स्पीचेस। मतलब द एविडेंस ऑफ अ थिंग कैन नॉट बी द थिंग इटसेल्फ। मतलब मैं अगर आपको आकर कहूँ कि यार कमाल पॉडकास्ट करता हूँ, उफ तो पाकिस्तान एक्सपीरियंस, उफ वाह 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 वाह, ये एविडेंस नहीं हो सकता क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ मैं खुद तारीफ़ें कर रहा हूँ अपनी। तो आप चलें, ये भी हम छोड़ देते हैं कि बलूचिस्तान जला दिया, ये भी हम छोड़ देते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जला दिया, ये सारी बातें हम साइड पर रखते हैं। इवन दो उसका भी डायरेक्ट रिजल्ट कराची पर आता है कि आप जब बलूचिस्तान में सिविल वॉर करवाएंगे तो फिर लोग कराची आएंगे ना। आप अगर खैबर पख्तूनख्वा में IDPs बना देंगे, सिविल वॉर करवाएंगे तो लोग कराची ही आएंगे ना। ये जो सारा वायलेंस है ये आप आई नो लोगों के जहन में लोगों को लगता है कराची एक आइलैंड है जो पूरा डिसकनेक्टेड है फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड इट, बट ऐसा है तो नहीं। लेकिन बलूचिस्तान जले, खैबर पख्तूनख्वा जले, अगर 4 अंडरपास बना देता है मुशर्रफ तो हमारा तो वो हीरो है ना। तो हम परवाही नहीं करते बलूचिस्तान की, हम परवाही नहीं करते अकबर बुख्ती की, हम परवाही नहीं करते TTP की। इवन दो TTP भी रोज़ बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा था कराची में, उससे कराची का कितना इकनॉमिक नुकसान हुआ, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान ने जो खोए, जो हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी होनी थी वो नहीं हो सकी, करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हमने खोई, क्रिकेट भी बंद हो गए, हज़ार वो सारे मसले हम साइड पर रख देते हैं, बोलते हैं ये फेडरल लेवल के मसले हैं। आज कराची पे बात हो रही है तो वॉज मुशर्रफ गुड फॉर कराची और नॉट, इतनी बात करते हैं।
मुशर्रफ ने कराची के ऊपर रूल किया एमक्यूएम के थ्रू। अगर ये रफ्तार की डॉक्यूमेंट्री होती तो मैं पीपीपी की स्पीचेस चला देता, या मैं कहता लोग कहते हैं एमक्यूएम से बड़ा क्राइम सिंडिकेट कोई नहीं था, लोग कहते हैं कि एमक्यूएम में सारे टारगेट किलर्स थे, लोग कहते हैं कि एमक्यूएम के ख़िलाफ़ कोई भी बात करे वो जर्नलिस्ट हो उसको गोली पड़ जाती थी, लोग कहते हैं मैं बात ख़त्म कर देता। मैं उस टाइम बड़ा हुआ था, ये नॉर्मल था। आप सुबह अखबार उठाएं और लिखा हुआ हो ना कि 15 लोग मर गए, और लाइक व्हाट अ गुड डे। आज तो सिर्फ 15 लोग मरे, अगर अंडर 10 मरे होते ना तो आप तो मतलब सोच रहे होते हैं यार व्हाट अ ग्रेट डे फॉर कराची, सिर्फ 7 लोग मरे हैं कल, नॉर्मल होता था। आज क्या हुआ जी, बोरी बंद लाशें मिल गई। मतलब एक बोरी बंद लाश एक जोक बन चुका है। तो ये जो आप बच्चे आजकल जिस माहौल में बड़े हो रहे हैं ना, वो रियलाइज़ नहीं करते कि हम किस माहौल में बड़े हुए थे। लिटरली ये जो बंद स्टूडियो है, एसी बंद है, यहाँ तो भी कैमरे हैं, अगर कैमरे ऑफ होते 90s में, अगर यूं कैमरे बंद सब कुछ ये वो, हम कमरे में बैठे चाय पी रहे हैं ना, और कोई अगर बात कर ले कि अल्ताफ़ हुसैन इतना अच्छा नहीं है, तो दूसरे आदमी की फट जाती थी कि भाई क्या बोल रहा है, दीवारों के भी कान होते हैं, गोली पड़ेगी डायरेक्ट। इस खौफ की फ़िज़ा में हम लोग बड़े हुए थे कि अगर कोई कैरी कैचर बना दे अल्ताफ़ हुसैन का तो उसकी टांगें तोड़ दी जाती थी। अभी कोई हाल ही पॉडकास्ट में आए हुए थे, उन्होंने बताया कि फ़ारूक सत्तार की जो शादी है उसकी कम तस्वीरें एक मैगज़ीन में छपी, तो वहाँ पर उन्होंने बंदे भेज दिए कि सिर्फ 2 तस्वीरें कैसे छापी तूने। तो वो हम ऐसे कराची में बड़े हुए हैं, जो ये रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं ना हिस्ट्री के, वो गोल्डन पीरियड था। यार खुदा का खौफ कर लो, कोई अपने दिल पे हाथ रख के सच्चे ईमान से बताए कि 90s या 2000 जिसमें हम लोग बड़े हुए हैं, जिसमें शाम में अगर कोई घर आते हुए लेट हो जाए तो आपकी फटना शुरू हो जाती थी कि बेटा सुबह लियारी रिवर में ही मिलेगा, या आप घर से जाने से पहले देख रहे होते थे कि अच्छा अभी बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ फटा है, या आप स्कूल में होते थे और बॉम्ब फटता तो आप सोचते थे कि अच्छा यार मेरी फैमिली इस वक्त कहाँ पर है। ये 90s और 2000s का कराची था। तो जो लोग आपको आज ये बेच रहे हैं ना, जेनजी वाले मेरे बच्चों, कि वो गोल्डन पीरियड था, वाह 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 वाह, खुदा का खौफ कर लो यार, इतना झूठ कैसे बोल सकते हो। डेटा देख लो, एविडेंसेस देख लो, जो लोग उस टाइम थे उनसे बात कर लो। ऑनलाइन अगर वो बोलने से डरते हैं, क्योंकि आजकल भी इतना डर है, वो जो सच्चाई है ना उस वक्त की, कि जिस तरह आज आप बकरे और मुर्गियां लटकी हुई देखते हैं, उस तरह इंसान लटके हुए होते थे, इस तरह के टॉर्चर चेम्बर्स होते थे, चलते चलते गोली लग जाती थी। ये तो हम बात ही नहीं करते कि भाई इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी जो पाकिस्तान ने लूज़ की है, कि एक टाइम शिया जेनोसाइड जब हुई थी, आपके शिया डॉक्टर्स थे, शिया स्कॉलर्स थे, शिया एंटरप्रेन्योर्स थे, शिया बिजनेसमैन थे, उनके लिफाफों में बुलेट्स आती थी, वो उन छोड़ दिया, उन्होंने किसी लोगों ने बेच दिया, काफ़ी लोग मर गए, उनको गोली मार दी। हर शिया फैमिली कराची में जो रहती है उनका कोई जानने वाला है जिसको कत्ल किया गया है। वो जो सारा हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ है, उससे कराची को कितना नुकसान हुआ है, ये तो हम डिस्कशंस ही नहीं कर सकते। तो स्पेसिफिकली अगर एमक्यूएम की बात करें, एमक्यूएम की जो स्ट्राइक्स होती थी साल में, मतलब हम दुआ कर रहे होते थे कि यार टेस्ट के लिए नहीं पढ़ा, अल्लाह करे कल स्ट्राइक हो जाए। 3-3 दिन की स्ट्राइक, 4-4 दिन की स्ट्राइक। आपने बिज़नेस खोला हुआ है, लौंडे आएंगे कि गन लेके कि चल बेटा शटर डाउन, आपने शटर डाउन करना है, आप क्या करोगे यार, नहीं करोगे तो गोली खाओगे। कराची वाज अंडर सीज, और ये आज हमें प्रेजेंट किया जा रहा है गोल्डन पीरियड। डेटा और एविडेंस की बात करें तो बड़ी किताबें हैं, महाजर मिलिटेंसी में निकोला खान की भी किताब है। स्पेसिफिकली जो मैं साइट करूँगा वो लॉरेंट गेयर की किताब है, कराची और डिसऑर्डर्ड केओस या ऑर्डर्ड डिसऑर्डर्ड, वो पढ़िए। अभी उनकी नई किताब भी आई है, बहुत महंगी है, वो जब सस्ती हो जाएगी तो मैं वो ले लूँगा और वो भी पढ़कर आपको एक उसकी समरी दे दूँगा। हमारी एक वीडियो भी है इस किताब के ऊपर। वो कहते हैं कि 90s में रोज़ एक स्ट्राइक पे, 1 डे स्ट्राइक, $37 मिलियन का नुकसान होता था कराची पे, जो है कराची की एक दिन की इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकती है। आज जो आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये जो फैक्ट्रियाँ जल जाती थीं, ये जो भत्ते आ रहे होते थे, जो साइट पे जाना अजाब हो जाता था, किसी बिजनेसमैन से पूछ लें आज साइट पे जाना ज़्यादा आसान है या 90s या 2000 पे। मतलब लोगों ने फैक्ट्रियाँ बेचकर घर चले गए हैं कि बेटा भत्ता नहीं दोगे तो फैक्ट्री जला देंगे आपकी, इस तरह कराची चल रहा होता था। मेरी मत माने, किसी से भी सुन लें, $37 मिलियन का डेली नुकसान होता है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें कि साल में अगर आपकी, लॉरेंट गेयर ने पूरा डेटा भी किया हुआ है कि 1995 में जो हैं वो टोटल स्ट्राइक्स जो हुई हैं उसमें $814 मिलियन का नुकसान हुआ है। आजकल हम IMF की 1-1 बिलियन की भीखे मांग रहे होते हैं। अब आप सोचें 30 साल पहले
तकरीबन $1 बिलियन का जो है वो एक्चुअल नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। तो 30 साल पहले अगर आपके पास $1 बिलियन होते, एक साल के, ये तो एक साल के हैं ना, आप 10-20 साल जो हमने सफ़र किया है वो छोड़ दें, बाकी सालों के कम होंगे, ये एक ज़्यादा साल है, बट 10 सालों के आप चलें 2-3-4 बिलियन भी लगा लें, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करें 20 ईयर्स लेटर, कहाँ होता कराची? मतलब दुबई तो हमारे सामने कुछ भी नहीं होता ना। ये कौन बात करेगा कि भाई अल्ताफ़ हुसैन के मूड पर जो है कराची चल रहा होता था, रात के 2 बजे उनको खिताब करना है तो सबने ग्राउंड में आना है, सर झुकाकर सुनना है। ये बातें कैसे नहीं बता रहे आप, और ये कैसे आप लोग हिस्ट्री रीराइट कर रहे हैं कि वो गोल्डन पीरियड था, कैसे जेनजी जो हैं वो टारगेट किलर्स को हीरोज़ बना रहे हैं। ये बहुत बहुत डेंजरस कराची की तरफ हमें वापस लेकर जाना चाहते हैं। खुदा का खौफ करें। फरहान मलिक जो कहते हैं यार अल्ताफ़ ही बेहतर था, वो लोग टाइम याद करते हैं। आई हैव नो वर्ड्स यार, आई हैव नो वर्ड्स दैट how can anybody say this, like मैं क्या बोलूँ यार। तो जो प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्रीज कहती है ना, पेरिस, जो पेरिस ऑफ द ईस्ट था कराची, वो यहाँ भी एक डंडी मारते हैं। वो ये नहीं बोलते कि 1942 में कहा गया था पेरिस ऑफ द ईस्ट। 1942 में कहा गया था कि भाई पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो है क्लीनेस्ट सड़कें जो हैं वो कराची के हैं। मैं क्योंकि आज इसके ऊपर पूरी किताब लिख रहा हूँ, तो पिछले कई महीनों से मैं यही रिसर्च कर रहा हूँ। कराची हमारी कहानी की जो पूरी सीरीज़ भी थी वो इसीलिए थी कि दिस इज़ व्हाट माय फील्ड ऑफ स्टडी दीज डेज़ इज़। किताब कोई 1-2 साल में आएगी, कि अभी तो पहला चैप्टर पे काम हो रहा है जो एंशिएंट कराची है। बट जेन्युइनली अगर आप जानना चाहते हैं कि कराची कैसे डिस्ट्रॉय हुआ बियॉन्ड बायसेस, बियॉन्ड एथनिक प्रेजुडिसेस, तो देखें कुछ चीज़ें फैक्ट्स हैं ना, वो फैक्ट्स नहीं डिनाई हो सकते, इसमें किसी की गलती या पॉइंट नहीं है। तो जो सच्ची तारीख है वो यही है ना कि 1947 से कराची को नुकसान हुआ, मतलब पूरे सिंध को नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बट कराची स्पेसिफिक भी अगर हम बात करें, कराची लॉस्ट इट्स कल्चरल एलीट। मुझे आप कहेंगे कि मैं प्रेजुडिस हूँ, ये हूँ, तो जो उर्दू स्पीकिंग इंटेलेक्चुअल्स मतलब शायद नंबर 1 हैं, गाजी सलाउद्दीन, उनकी बात सुन लेना। मतलब उनसे बड़ा उर्दू स्पीकिंग इंटेलेक्चुअल कौन है हमारे मुल्क में? वो यही बात कर रहे हैं। देखें मेरी आइडेंटिटी क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, ये चीज़ें नहीं मैटर करती। जो फैक्ट्स होते हैं वो फैक्ट्स होते हैं। जिन लोगों ने आपको ये सिखाया हुआ है ना कि ये मत देखो क्या बोल रहा है, ये देखो कि इसकी ज़ात क्या है और उसको अटैक कर दो, खुदा का वास्ता है इस तरह की अंडरस्टैंडिंग से, इस तरह की सोच से बाहर निकलें। क्योंकि अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपको कोई भी चीज़ जेन्युइनली नहीं समझ में आएगी। ये बेसिक मैथ है, इसमें सिंधी मुहाजिर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। किसी भी शहर की पॉपुलेशन ओवरनाइट अगर डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 1941 से लेकर 1951 तक कराची की पॉपुलेशन ट्रिपल हो गई। कोई भी शहर ये बर्दाश्त कर सकता है, दुनिया का कोई भी शहर हो, कोई भी शहर आप ले लें, अगर पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाती है और वही आपकी जो रिसोर्सेज हैं, चीज़ें हैं, वैसी की वैसी हैं, और फिर डेमोग्राफिक्स भी चेंज हो जाते हैं, तो वो शहर वो चीज़ कैसे बर्दाश्त करेगा? इसीलिए सब जो लोग आए उनको कराची आना था। दे रिफ्यूज़ टू गो एल्सवेयर। जब अरेंजमेंट्स भी हुई कि हम रेस्ट ऑफ सिंध में डिवाइड हो जाएंगे, वो लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया, गए ही नहीं, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू कम टू कराची। कराची वाज द क्राउन जूल ऑफ सिंध। इसीलिए जो हमारा फेडरेशन भी है, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से वो छीन कर उनको साइड पे कर कर सिंध यूनिवर्सिटी की जगह कराची यूनिवर्सिटी बनाकर, सिंध यूनिवर्सिटी को हैदराबाद बेचकर, सिंधी स्पीकिंग स्कूल्स बंद कर कर कराची सॉर्ट ऑफ टेक ओवर किया था। अगेन वो हुकूमतों ने किया था यार। आप अगर ज़रदारी के ख़िलाफ़ कुछ बोलते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे बलोच खड़े हो जाएं कि आपने बलोच को गाली दी है। तो अगर तो लियाकत अली ख़ान ने कुछ गलत किया, उसको पॉइंट आउट करने पे मेरे पे जो ये आप लोग पेजेस बना देते हैं कि एंटी मुहाजिर है, खुदा का खौफ कर लेना। जो फॉलोअर्स भी हैं, जो देख भी रहे हैं, समझें कि आपकी आइडेंटिटी किस तरह से आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। वहाँ से जो है कराची के मसले शुरू होते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा जो फेडरेशन का पैसा है वो कराची में पंप किया गया। अगेन रेफरेंस से बात करूँगा, रोज़िटा आर्मिटाज की किताब है बिग कैपिटल इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। उसमें वो बताती हैं कि 50% पब्लिक हाउसिंग जो फ़ंड है और जो पानी का सप्लाई है जो पूरे मुल्क में जाना था अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड स्टफ, जो पब्लिक हाउसिंग अप, वो भी 50% कराची में हुआ है। जो सारी जो कॉलोनीज़ बनी हैं उस टाइम पर गवर्नमेंट फंडिंग पे बनी है ना, सब्सिडीज़ पे बनी है, और वो माइग्रेंट्स के लिए बनी है, वो उनको दिए गए। एग्रीकल्चरल लैंड दिया गया, कोई 40% एग्रीकल्चरल
एग्रीकल्चरल लैंड जो वो हारी थे उनको जाना था, वो उनको नहीं दिया गया। वो जो महाजरीन आए थे उनको सेटल करने के लिए उनको एग्रीकल्चरल लैंड दिया गया, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए गए, इंडस्ट्रीज़ बनाई गई। इस तरह से कराची बना है ना, तो पूरे पाकिस्तान के पैसे से, सब्सिडीज़ से इस तरह से कराची बनाया गया है। तो जब मैं बात करता हूँ कि भाई बलूचिस्तान से आपने गैस ली, NFC अवार्ड की भी अगर हम बात करें, आज से रेलेवेंट कर देते हैं इस चीज़ को, आप कहते हैं कि भाई बलूचिस्तान जो है वो इतना जनरेट नहीं करता जितना इनको मिल रहा है। तो बलूचिस्तान की गैस से, उनकी रिसोर्सेज से 7 ट्रिलियन, जो कैसर बंगाली कहते हैं क्राई फॉर जस्टिस में, कि 7 ट्रिलियन की सब्सिडी दी है बलूचिस्तान ने टू द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। आप कहते हैं ज़रा तो गैस के पैसे दिए हैं, वो गैस आपको गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड दे रही है ना, जो आप असल उसका पैसा बनता है वो नहीं आप दे रहे, सब्सिडीज़ पे आप कर रहे हैं। और मैं भी कर रहा हूँ, मैंने भी सारी ज़िंदगी सस्ती गैस दी है। तो दिस इज़ नॉट यू वर्सेस मी, आई एम यू। मैं भी एक कराची वाला हूँ, तो मैं अगर अपनी प्रिविलेज एक्नॉलेज करता हूँ और साथ साथ आपकी प्रिविलेज की बात कर रहा होता हूँ, तो इसको एक सिंधी महाजर इशू क्यों बना रहे हैं? मैं खुद कह रहा हूँ एज अ कराची वाला, आई बेनिफिटेड फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बलूचिस्तान। ऑफ कोर्स आई बेनिफिटेड, मुझे सारी ज़िंदगी सस्ती गैस मिली, डेरा बुख्ती में बच्चे को नहीं मिली। ये फौजी प्रोपेगेंडा के सरदार खा गए सारे, नहीं खा गए यार सारे, वो भी खाया है उन्होंने भी, लेकिन सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो है वही मसला है भाई। जो एक मिसनोमर है वो 50s और 60s का कराची का जो एक रोमांटिक आपको व्यू पेश किया जाता है कि भाई ली ब्रिज के ऊपर एक कन्वर्टेबल चल रही है, और लाइक ये कराची कहाँ गया, फ्रेंच बीच का कराची कहाँ गया। वो आप कल भी फ्रेंच बीच पे अलाउड नहीं थे, आज भी आप फ्रेंच बीच पे अलाउड नहीं है। जो कल फ्रेंच बीच पे पार्टी कर रहे थे वो आज भी फ्रेंच बीच पे पार्टी कर रहे हैं। जो कल रेड कन्वर्टेबल चला रहे थे वो आज भी रेड कन्वर्टेबल चला रहे हैं। आज से 20 साल बाद अगर मैं आपको इमार की तस्वीरें, पेंट हाउस की तस्वीरें, फ्रेंच बीच की तस्वीरें पोस्ट करके बोलूँ वो कराची कहाँ गया, आज तो गटर खुले हुए हैं सर। वो जो गटर जहाँ खुले हुए हैं वो कल भी खुले हुए थे। अगर हम 50-60s की बात करें तो 50-60s में जो एलीट बनी है वो बनी है फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग अ परमानेंट अंडर क्लास। ईस्ट पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट किस तरह किया वेस्ट पाकिस्तान ने, उस पर हमारी खुर्रम हुसैन के साथ पूरी की पूरी एक पॉडकास्ट है। लेबर, और अगर कराची स्पेसिफिक बात करें, अगेन एथनिक इशूज से बाहर आकर इस चीज़ को देखें, अयूब खान के दौर में रियल वेजेस यानी लेबर की जो वेजेस हैं वो नहीं बढ़ी। आज भी जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट एडवांटेज कैसे है, लेबर जो है हमारी बड़ी सस्ती है। तो यानी आप एक गरीब मज़दूर को एक्सप्लॉइट कर कर पैसा कमा कर एक सिस्टम ऐसा बनाकर, जो कलोनियल सिस्टम था कि हम कलोनियल राज हैं, हम एक्सप्लॉइट करेंगे, हम रिसोर्सेज जो है आपकी चोरी करेंगे, आप लोगों के लेबर से, ऑफ द बैक ऑफ द स्वेट ऑफ योर बैक हम पैसे बनाएंगे और हम अमीर रहेंगे। और हम ऐसी एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट पॉलिसी बनाएंगे गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जिससे हम परमानेंटली वेल्दी हो जाएं। इस तरह से एक लीड बनी है। अगेन रोज़ीटा आमिटाज की पूरी किताब पढ़ लें, एंड खुदा का वास्ता है सिंधी महाजर इशूज़ को ना बनाएं। ज़िया रहमान का आर्टिकल पढ़ लें कराची लेबर मूवमेंट की हिस्ट्री के बारे में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, अब वो सिंधी हैं, वो PPP हैं, उन्होंने लेबर के ऊपर क्रैकडाउन किया, इवन दो ही केम ऑफ द बैक ऑफ द लेबर मूवमेंट। PPP केम ऑफ द बैक ऑफ द लेबर मूवमेंट, और लेबर मूवमेंट इतनी पॉपुलर इसीलिए थी क्योंकि अयूब खान लेबर को एक्सप्लॉइट करता था, क्योंकि वो मासेस को एक्सप्लॉइट करता था। वो जो एक डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है दैट वाज ऑफ द बैक ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पुअर पीपल। महबूब उल हक ने जो कहा था कि 22 फैमिलीज़ मोस्ट ऑफ कराची रिसोर्सेज जो है वो ओन करती थी, उन 22 फैमिलीज़ का लाइफस्टाइल लेकर, उन 22 फैमिलीज़ का कराची लेकर अगर आप ये ड्रीमी पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं कि वाह यार क्या कराची था ये, मैं अगर आपको बायस लगता हूँ तो लॉरेन गैर जो हैं, जो एक कराची के ऊपर रिसर्चर हैं, किताबें लिखते हैं, जो एक बाहर से आए हुए हैं, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की कि जो एक रोज़ी पिक्चर ऑफ कराची आपको पेश किया जाता है ये एक सर्टन एलीट का कराची था। तब सोशल मीडिया नहीं था, तो जो गरीबों के घर में बच्चे भूखे मर रहे थे, प्यासे मर रहे थे, गटर खुले हुए थे, गंदे नालों से पानी पीते थे, वो आपको नज़र नहीं आता था। तो आज भी जब बारिश होती है आप देखते होंगे कि यार इमार की जो वीडियोस आ रही हैं, और दूसरी तरफ आप देखते होंगे कि लोगों की बाइक्स गटर में जा रही हैं। ये जो दो कराचीज़ हैं ना, ये अयूब खान ने बनाए। ये जो एक पूरे मुल्क की एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है कि एक एलीट तबका होगा और मासेस जो हैं
वो जाहिल रहेंगी, उनकी एक्सप्लॉयटेशन पे ये एलीट जो है वो कंट्रोल करेगा। वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट बनी, ये सारी की सारी अयूब खान के दौर में ये सिस्टम इंट्रेंच हुआ और यही सिस्टम आज तक चल रहा होता है। और यही एलीट, यही इस्टेब्लिशमेंट आपको कभी पीपीपी का चेहरा दे देती है, कभी एमक्यूएम का चेहरा दे देती है, कभी पीएमएलएन, कभी पीटीआई। और आपको लगता है पीएमएलएन की जगह पीटीआई आ गई तो तब्दीली हो गई, पीपीपी की जगह एमक्यूएम आ गई, एमक्यूएम की जगह पीपीपी आ गई तो तब्दीली हो गई, जबकि पीछे से कोई सिस्टम नहीं बदलता। और कोई मेरे जैसा पागल इंसान जो आकर आपको ये समझाने की कोशिश करे तो आप ये सिंधी है इसलिए ये बोल रहा है, मतलब यार प्लीज़ भीख मांग रहा हूँ मैं आपसे, समझें गेम क्या खेली जा रही है। द प्रॉब्लम इन द 70s इज़ एग्जैक्टली दिस कि लोग कहते थे ये जो हमारे ग़ुलाम हैं, ये जो भिखारी हैं, जो आजकल भी रेसिस्ट बातें की जाती हैं, ये कैसे पावर में आ गए, ये ब्राउन साले ये कैसे पावर में आ गए, हम तो वो कॉलोनाइज्ड है ना, हम तो इंग्लिश स्पीकिंग हैं, ये जाहिल लोग कैसे आ गए। तो वो एक बहुत ज़्यादा उसका बैकलैश आया और जो थोड़ी रिड्रेसल हुए वो डिटेल डिस्कशन है, पॉलिसी क्या सही थी क्या नहीं थी। एक तो जब ईस्ट पाकिस्तान बन गया तो कराची में जो एलीट थी उनकी फैक्ट्रीज थी, वो दे लॉस्ट देम इन ईस्ट पाकिस्तान, वो ईस्ट पाकिस्तान का लेबर एक्सप्लॉइट करके पैसे कमाते थे। फिर नेशनलाइजेशन हो गई, अगेन इस डिबेट में नहीं पड़ते कि सही थी गलत थी, एलीट प्रिविलेजेस तो लूज़ हुई ना। उसकी वजह से जो कराची एलीट है दे टर्न्ड अगेंस्ट पीपीपी, वो बड़ी कंट्रोवर्सीज़ हुई, सिंधी उर्दू कंट्रोवर्सी भी हुई। जबकि सिर्फ आप बताएं क्या मसला है कि सिंध में सिंधी को रिकग्नाइज़ कर लिया जाए विदाउट अफेक्टिंग द स्टेटस ऑफ उर्दू। उर्दू वहीं रहेगी, नेशनल लैंग्वेज रहेगी, उर्दू पढ़ाना कंपलसरी है, बस सिंध में सिंधी रिकग्नाइज़ होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंधी रिकग्नाइज़ करता है, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है। उसके ऊपर इतने राइट्स हुए कि कराची यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट चला दिया, लोगों को मार दिया। वहाँ से जो ये एक मोहम्मद वसीम भी इसको कहते हैं, सारा अंसारी ने भी इस पर लिखा हुआ है, पढ़िए किताबें, कि जो महाजर नेशनलिज्म है, महाजर मिलिटेंसी, निकोला खान की किताब में भी यही बातें हैं कि एक लॉस ऑफ प्रिविलेजेस की मूवमेंट है, एक ऑपरेशन की मूवमेंट नहीं है। मतलब अगर तो ब्यूरोक्रेसी में ओवर रिप्रेजेंटेशन 10x थी तो वो ओवर रिप्रेजेंटेशन अगर 4x हो गई तो वो ऑपरेशन नहीं है, आप स्टिल बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, यू जस्ट नॉट प्रिविलेज्ड एज मच एज यू वर बिफोर। और क्योंकि ये एक सर्टन तबका है जो प्रिविलेज्ड है, ये अगर आप देख लें क्यूबा में, वेनेजुएला में जो ये फैक्ट्री ओनर्स थे वो आज तक बैठकर ना फ्लोरिडा में शिकायत कर रहे होते हैं कि ये कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आ गए थे, ये हमारे दुश्मन हैं। वो एक एलीट का जो ओपिनियन है वो ओपिनियन आपको एक सिंधी महाजिर इशू बनाकर पेश कर कर जंगे करवाते हैं और प्रोपागेंडा करते हैं, और वही प्रोपागेंडा लोग मान लेते हैं। एलीट जो है वो सिंधी हो, वो महाजर हो, वो पंजाबी हो, वो एलीट हैं, वो एक सेम सर्कल हैं। मुस्तफ़ा कमाल एंड बिलावल भुट्टो हैव अ लॉट मोर इन कॉमन देन अ गरीब सिंधी डज़ विद बिलावल भुट्टो और अ गरीब महाजिर डज़ विद मुस्तफ़ा कमाल। अगर हम हर चीज़ को इसी सिंधी महाजर लेंस से देखना शुरू कर देंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्लास एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है। तो सबसे पहले कराची को बर्बाद किया जो हमारी शुरू की लीडरशिप थी, एंड फौजी डिक्टेटर्स का नाम लेने से तो पर जलते हैं लोगों के, तो अयूब खान ने डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद कराची को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया ज़ियाउल हक ने। ज़ियाउल हक एक अनइलेक्टेड मिलिट्री डिक्टेटर थे, पीपीपी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, पूरे सिंध में प्रोटेस्ट हो रही थी, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चल रही थी, तो उनको एक काउंटर वेट चाहिए था इस सियासत के ख़िलाफ़, इस पॉपुलर मूवमेंट के ख़िलाफ़, लोगों को दबाने के लिए। तो कराची को इस्तेमाल किया गया, महाजर नेशनलिज्म को इस्तेमाल किया गया। उससे पहले यूनिवर्सिटी कैंपसेस में स्टूडेंट यूनियंस की कमर तोड़ने के लिए जमीयत को इस्तेमाल किया गया, और फिर उनको वेपन्स दे दिए गए। कराची यूनिवर्सिटी एक बैटलफील्ड नहीं था 80s से पहले, पॉलिटिक्स में करप्शन नहीं थी 80s से पहले। ये सब ज़ियाउल हक की मेहरबानी है कि अच्छा कराची में यूनिवर्सिटीज़ में वायलेंस है ज़ियाउल हक की वजह से। APMSO, जमात, जमीयत, ये जो सारे वेपन्स आए हैं ये आए हैं अफ़गान वॉर से। अफ़गान वॉर के जो वेपन्स हैं वो कराची पोर्ट के थ्रू मूव होते थे, वो फिर कराची में आते थे, और कराची में फिर पूरे वेपन्स देकर पूरे शहर को वायलेंस में तब्दील कर दिया, एक वायलेंट सिटी बना दिया। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। ये किया जाता है कि लड़ो मरो आपस में, ये परवाह नहीं करो कि हम सब मिलकर क्यों ना प्रोटेस्ट करें कि ज़ियाउल हक को पहले हटाओ। नहीं, आप एक दूसरे को गोली मारते रहो, आप एक दूसरे का मर्डर करते रहो। 80s 90s 2000s का जो सारा वायलेंस है वो स्टूडेंट कैंपसेस पे हो, वो सड़कों पर हो, वो वेपनाइजेशन ऑफ कराची हो, यू कैन ट्रेस इट ऑल बैक टू ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक की अफ़गान वॉर पॉलिसी, उसमें क्या सही था उसमें क्या गलत था वो छोड़ दें। पर ये भी जो हम बातें करते हैं ना कि कराची पालता है, कराची पला है
हमारी जियो स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस की वजह से, वो आपने अफ़गान वॉर हो, वो आपकी वॉर ऑन टेरर हो, वो खैबर पख्तूनख्वा की जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो है वो आपने इस्तेमाल की, भले वो पूरा सूबा जला दिया आपने उससे, बट तो खैबर पख्तूनख्वा के होने की वजह से पाले ना जो सारे यूएस डॉलर्स मिले, वो इसलिए तो नहीं मिले कि यार कराची में फैक्ट्री है, वो तो इसलिए मिले कि आपको खैबर पख्तूनख्वा में बेसिस चाहिए थे। अच्छा, अब जो ट्रम्प कहता है कि माई फेवरेट, वो इसीलिए कह रहे हैं ना कि भाई आपने माइंस एंड मिनरल्स की बलूचिस्तान में उनके साथ डील की हुई है, तो बलूचिस्तान की रिसोर्सेज, खैबर पख्तूनख्वा की लोकेशन, गवादर पोर्ट जो सीपैक का है, तो चाइना के जो आप फेवरेट हैं, जो हमें जहाज़ मिले हैं वो गवादर सीपैक की वजह से मिले हैं ना। तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा नहीं पाल रहा फिर पूरे पाकिस्तान को। हम तो पूरा पाकिस्तान मिलकर इतना जनरेट ही नहीं करते कि हम खुद अपने आप को पाल सकें। तो ये जो हम फॉरेन लोन्स और आईएमएफ और अमेरिका सर, चाइना सर, ये हमें अगर पैसे दे दें तो हम चल जाते हैं, वो इसी वजह से चल जाते हैं ना कि हम रेंट सीकिंग करते हैं, कि हम अपनी जो स्ट्रेटिजिक लोकेशन है उसको बेच रहे होते हैं, या हमारी जो रिसोर्सेज हैं उसकी एक्सप्लॉयटेशन औरों को करने देते हैं। दूसरा जो मसला है कराची, मैंने ब्रीफली पिछली दफ़ा भी टच ऑन किया था, शिया जेनोसाइड। ऐसा नहीं है कि ज़ियाउल हक से पहले किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने किसी शिया को नहीं मारा। जो 1947 में लोग भी आए थे, मुहाजिरीन के जो पहले इस्लामिक लीडर भी थे, शबीर उस्मानी, उनका फतवा भी है कि भाई शिया काफिर होते हैं, तो पहले भी मसला था। बट ये अनडिनाइबल है, कोई अगर बोलता है बहुत चीज़ ज़िया पे डाल दो, वो स्ट्रॉ मैन कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। डेटा यही दिखाता है कि ज़ियाउल हक के दौर में सेक्टेरियन वायलेंस अगर एक चिराग था, एंटी शिया सेंटिमेंट अगर एक चिराग था, वो जो एक पूरी आग लगी है वो ज़ियाउल हक के दौर में लगी है। ज़ियाउल हक ने ये सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उसके फिर रिस्पांस में शिया एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो कराची में अगर वायलेंस हुआ, एथनिक वायलेंस हुआ, थैंक यू ज़ियाउल हक। कराची में अगर वायलेंस हुआ, सेक्टेरियन वायलेंस हुआ, थैंक यू ज़ियाउल हक। कराची में अगर वायलेंस हुआ, पॉलिटिकल वायलेंस हुआ, थैंक यू ज़ियाउल हक। कराची की अगर हर सड़क के ऊपर गन्स आ गई हैं, थैंक यू ज़ियाउल हक। दूसरा जो लियारी का बलोच नेशनलिज्म से लिंक है, वो हमने लियारी जाकर एक पॉडकास्ट की थी, उसमें वो चीज़ डिस्कस कर ली है। और उस पॉडकास्ट में आप ये भी नोटिस करेंगे कि पीपीपी ने जो लियारी का हाल किया, मैं वो भी डिस्कस करता हूँ। तो जो लोग आपको ये बेवकूफ़ बनाते हैं ना कि भाई वोट नहीं पड़ता इसलिए वो नहीं करते लियारी, तो वोट पड़ता है। मुहाजिरों के दुश्मन है तो भाई लियारी में तो एक डाइवर्स कम्युनिटी रहती है ना। तो अगर तो पीपीपी का इस वजह से परफॉर्म नहीं करती कि वो मुहाजिरों की दुश्मन है या कराची की दुश्मन है या वोट नहीं पड़ता, तो लियारी में तो ये सारी कंडीशंस मीट नहीं होती। लियारी का आप हाल देख लें, आपको लगेगा कि यार आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर है, आप ज़रा जाएं तो लियारी का एक चक्कर तो लगाएं। पहले एक बैटलफील्ड, उसके बाद आज भी रिसोर्सेज जो हैं, मतलब डिफेंस को पानी देने के लिए, टैंकरों में पानी देने के लिए आप लियारी का पानी बंद कर देते हैं। तो ये रेसिस्ट, एथनिक प्रेजुडिस, एथनिक लेंस से चीज़ों को देखने के बजाय अगर हम चीज़ को समझें तो हमें वो चीज़ बेहतर समझ में आ जाएगी। कराची के हालात बहुत बुरे हैं, कराची के ग्रीवेंसेस जेन्युइन हैं। मैं जब ये पूरी वीडियो लिख रहा था उस दिन पूरा दिन मेरे पास पानी नहीं था। मैं इसी अजाब में रहता हूँ, यही मसले मेरे भी मसले हैं। मैं इसी शहर में अपनी सारी ज़िंदगी रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम मे बी माई कॉलेज ईयर्स। मैंने ये सब फेस किया है, ये सब जेन्युइन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार मेरी ज़िंदगी इज़ वर्स दैन कोई डेरा बुख्ती में रह रहा है, या मेरी ज़िंदगी इज़ वर्स दैन समबड़ी जो पसनी में रह रहा है, या मेरी ज़िंदगी इज़ वर्स दैन समबड़ी जो सिंध के किसी पसमानदा इलाके में रह रहा है, थर में रह रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना अपने आप से। या मैं बोलूँ आई डिज़र्व मोर देन दोज पीपल, तो ना सिर्फ मैं अपनी प्रिविलेज एक्नॉलेज नहीं कर रहा, मैं सॉर्ट ऑफ आई एम मॉकिंग द पुअर बाय सेइंग दैट। कोई वजह है ना कि पूरे मुल्क से लोग कराची आते हैं, बिकॉज एज बैड एज थिंग्स आर इन कराची, इट्स बेटर देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री टिल यू डोंट हिट अपर पंजाब, लाहौर, जो गुजरात, फैसलाबाद, सियालकोट, दैट एरिया। कराची न्यूयॉर्क है, तो स्टिल विथ ऑल ऑफ इट्स इशूज़, कराची इज़ मे बी लाइक द 5th मोस्ट प्रिविलेज सिटी इन पाकिस्तान। तो ये चीज़ एक्नॉलेज करना, या ये चीज़ एक्नॉलेज करना कि एज़ बैड एज थिंग्स आर इन कराची, हम रोज़ सुबह उठते हैं तो 20 लोग नहीं मरे हुए होते, रोज़ जो पुलिस जो है डिश आउट नहीं कर रही होती बोरी बंद लाशें, ये फैक्ट्स हैं भाई। ये चीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब डिज़र्व करते हैं कि शार फैसल पे पानी खड़ा हो, या कोई गरीब आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी की सेविंग करके एक बाइक ली हो वो बाइक गटर में गिर जाए, या किसी का खुदा ना खास्ता बच्चा गटर में गिर जाए। मतलब ये सदमे, ये अर्थक्वेक्स, ये अजाब,
ये जो लेकर आ रहे हैं वो पीपीपी है, वो एमक्यूएम है, वो फ़ौज है, उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें, सब मिलकर करें हम। मतलब ये कोई नहीं डिज़र्व करता कि उसकी ज़िंदगी इस तरह से हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की तारीख़ जो है उसके 80 साल में से 90-95% जिस इदारे ने हुकूमत की है उस इदारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए बगैर आप कैसे कोई इशू डिस्कस कर सकते हैं ना। फ़ौजी डिक्टेटर्स का नाम लेने से हमें डर लगता है। भाई कराची बर्बाद किया तो मुशर्रफ ने किया, ज़िया-उल हक ने किया, अयूब खान ने किया, ये सच है। लेकिन हम क्या बोलेंगे, मुशर्रफ जो है वो बड़ा क्योंकि वो ख़ुद महाजिर था, उसने महाजिरीन के लिए बड़ा काम किया। नहीं, वो एक फ़ौजी डिक्टेटर था इसलिए उसने फ़ौज के लिए काम किया। मतलब ये जो हमें मजाक बना दिए हैं ना कि भाई कतर के प्रिंस ने नवाज़ शरीफ को अगर फ़्लैट दिया है तो अबे झूठा, कहाँ से तुझे फ़्लैट दिया होगा, झूठा लेटर। लेकिन अगर मुशर्रफ को फ़्लैट मिल गया, हाँ तो मुशर्रफ को तो फ़्लैट दिया होगा ना। हम क्वेश्चन ही नहीं करते ये बातें। ज़िया-उल हक क्योंकि उसने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, मर्द मोमिन, मर्द हक। अयूब खान किताबों में आपको पढ़ा दिया कि बेस्ट था, जबकि अयूब खान ने बोला कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया वो तो जो हैं करप्ट थे सारे। एब्डो लगा दिया। फातिमा जिन्ना के बारे में क्या क्या नहीं बोला, जो माँ है, पाकिस्तान की माँ को गालियाँ दी। वो डेकेड डेवलपमेंट हमारे लिए हीरो है। हम ये नहीं देखते कि वो डेवलपमेंट 22 फैमिलीज़ के लिए थी, बाकी तो एक स्लेव कॉलोनी थी ना। कॉलोनियलिज्म जो है वही चल रहा था भाई। 12 मई 2007 आप लोग भूल गए हैं कि कराची में लाशें गिनी थी, काउंटर स्ट्राइक ऐसा लग रहा था, लाइव चल रहा है। उसके बाद रात को मुशर्रफ ने मुक्के लहराए थे कि देख ली मेरी पावर। लोगों को सड़कों पर मारकर सेलिब्रेट जो आदमी करता है वो आपका हीरो है। और आजकल के बच्चे जो उस टाइम शायद टू यंग टू अंडरस्टैंड थे, उनको ये मंजन बेचा जा रहा है कि देखो ये तुम्हारा हीरो था। मुशर्रफ साहब, मतलब बूट चाटने की हदें तो पार ना कर दो ना। जो डेवलपमेंट का जो चूरन है, डेवलपमेंट होती क्या है वो पहले समझ लो। मारियम नज़र हमारे पॉडकास्ट पे आई थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। मैंने उनसे पूछा भैया आपको अगर मैं दे दूँ कराची की डेवलपमेंट तो आप क्या करेंगी? वो कहेंगी नो डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बाद आपका जो सबसे ज़रूरी सवाल है वो ये होना चाहिए, डेवलपमेंट फॉर हु। मतलब डेवलपमेंट तो ईमार भी है। मतलब कहने को तो दुबई बन चुका है, इतने स्काई स्क्रैपर्स बन गए हैं, पर सवाल वही है ना, हु इज़ दिस फॉर। और अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्री के ख़िलाफ़ रफ्तार ने एक लाइन दे दी और बोलकर निकल गए। बात उनकी वो 100% ठीक थी कि भाई शारे भुट्टो जो बना है, तो जब लीड्स का फ़ायदा देना हो तो पीपीपी की परफॉर्मेंस भी हो जाती है, कराची को बजट भी मिल जाता है, मेगा प्रोजेक्ट भी हो जाता है। एग्जैक्टली माई बॉय, नाउ यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट द इशू इज़ कि ये एक एलीट पार्टी है और ये एक एलीट इस्टेब्लिशमेंट है और पीपीपी उसी का हिस्सा है। अगर आप कहें कि यार खांसी मसला है, खांसी हटा दो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आदमी को एड्स है तो भाई एड्स ठीक करना, खांसी तो एक सिम्टम है, उसी तरह पीपीपी एक सिम्टम है ऑफ द प्रॉब्लम। छारे भुट्टो आप जाकर देखें 10 बिलियन का बना है, डीएचए टू डीएचए कनेक्ट होता है। अब आप खुद लॉजिक लगाएं कि भाई अगर डीएचए सिटी में प्लॉट बेचने हैं तो वो पागल हैं कि गुलिस्तान जौहर में आपकी सड़क ठीक करेंगे। वो तो यही चाहेंगे ना कि भाई तू जौहर से डिफेंस आता है अपना काम करने के लिए 30 मिनट में, उसमें शारे फैसल पे ट्रैफिक भी होता है, जलील भी होते हो, ख्वार भी होते हो, ये भी रिस्क होता है कि बारिश हो जाए तो बाइक मेरी गटर में चली जाएगी। लेकिन डीएचए सिटी में आप गुलिस्तान जौहर में जितने के अपार्टमेंट में रहते हो, डीएचए सिटी में आपका घर होगा, बाहर बाग होगा, सेफ़ होगा, पार्क होगा, और आधे घंटे में आप डीएचए जो कुरंगी वाला उनका है ओपनिंग, इम्तियाज़ स्टोर वाला, वहाँ हो गया आप। अब आप सोचोगे हाँ मैं पागल हूँ कि मैं जौहर में रहता हूँ। वेलकम टू कैपिटलिज्म। ठीक है शहजाद, सारी बातें तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी यार रोड बन गए थे। तो ये जो डेवलपमेंट का चूरन आपको बेचा जा रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल खुद आकर कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल का टाइम बेस्ट था और ये एविडेंस मान लिया गया है, तो ज़रा देख भी लेते हैं। मुस्तफ़ा कमाल के टाइम जो पहला फ्लाईओवर बना था 2007 में कराची में, वो गिर गया था, 4 लोग मर गए थे। अब आप खुद सोचें, आज अगर पीपीपी कोई एक फ्लाईओवर बनाए और वो गिर जाए और नीचे लोग मर जाएं तो क्या होगा। जिस चीज़ के लिए मुस्तफ़ा कमाल का दौर फेमस था वो था चाइना कटिंग। 2017 का इरफान हुसैन का जो डॉन का आर्टिकल है उसमें वो पढ़ लें, वो कहते हैं कि एमक्यूएम वाज नोन फॉर चाइना कटिंग, यानी पब्लिक एमिनिटीज़ जो हैं आपकी, पार्क हो गया, ग्रीन बेल्ट हो गई, उसको बेच देते थे रियल एस्टेट के लिए, कमर्शियल स्टेट के लिए। मुस्तफ़ा कमाल ख़ुद पर इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज़ हुई कि कितने प्लॉट जो हैं पब्लिक एमिनिटीज़ के उन्होंने बेचे, ये उन पर इल्ज़ाम लगे, उन पर बिलियंस की करप्शन का इल्ज़ाम लगा। गुल प्लाजा का भी जो मसला है कि उस पर जो एनओसी दिया गया था, जितनी दुकानें बननी थी उससे ज़्यादा दुकानें थीं, एक एक दुकान में 2-2 दुकानें थीं, 3-3 दुकानें थीं। ये भी जो सारे मसले हैं ये उसी दौर में हुए थे। अब आप लोग इसको ये नहीं समझेंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप इसको भी
एक सिंधी महाजर या MQM PPP इशू बना देंगे। तो भाई नस्ला टावर जो है वो किसके दौर में गिरा? वो PPP के दौर में गिरा। तो उसके जो परमिशंस दिए गए, उसके जो सारे परमिट्स दिए गए, जो सर्विस लेन है उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी, वो PPP ने दी ना। तो ये PPP MQM मसला नहीं है भाई, ये गवर्नमेंट्स में आकर यही काम करते हैं। जो डेवलपमेंट आपको बेची जा रही है ना, अगर कहीं पार्क था और उस पार्क की जगह अगर अभी 6 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है, ये डेवलपमेंट है? ये किसके लिए डेवलपमेंट है? और अगर 6 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वहाँ बना दी हैं आपने, तो नीचे की जो सीवेज लाइन है वो है डाली आपने, अच्छा जी रोड आपने बड़ा किया। कराची बर्दाश्त ही नहीं हो सकता। कराची जिस तरह से डेवलप हुआ है, कराची जिस तरह से बना है, आप लोगों ने अपने मोहल्लों में देखा होगा, मैंने अपने मोहल्ले में देखा है, जहाँ एक एक घर होता था, मेरी गली में वहाँ 4 घर हैं, उसी घर में उसी जगह में ना रोड बदला, ना सर्विसेज बदली, ना हमारी रिसोर्सेज बदली, ना जो नीचे सीवेज लाइन लगानी है आपने वो चेंज हुई। अब एक फैमिली जहाँ रहती है वहाँ 4 फैमिलीज रहती हैं। इसी तरह मेन शाहराह कायदीन जो मेरे घर के पास है, टर्न के ऊपर, वहाँ लोग रहते थे, वहाँ लोगों के घर थे, वहाँ अब सिर्फ स्काई स्क्रेपर्स हैं। तो ये किसने परमिशन दी? ये किस तरह से बने? अब कहने को आप शारे फैसल पे जाएं और आप ड्रोन शॉट लें और बोलें डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट, कहने को इमार जो है, इमार का गंद कहाँ जाता होगा यार? अगर तो ये 10 फ्लाईओवर बन गए हैं, सॉरी स्काई स्क्रेपर बन गए हैं, वो गंद कहाँ डालते होंगे? प्रॉब्ली समंदर में डालते होंगे। तो ये डेवलपमेंट है, इसको आप डेवलपमेंट कहेंगे? मुस्तफ़ा कमाल तो अब तक MQM में हैं, तो उनके बारे में तो नहीं बात कर सकते, लेकिन MQM के जो खुद के लोग हैं उनसे भी पूछ लें कि यार ये बाबर गौरी ने कितना पैसा कमाया होगा, या उनके कितने प्लॉट्स और उन्होंने लिए होंगे अपने दौर में। तो हो सकता है ऑफलाइन आपको सच में बता भी दें कि यार कितना हुआ है। अगेन नॉट एन MQM PPP थिंग। हफीज़ बलोच इधर ही बैठे, इधर ही हमने पॉडकास्ट की बहरिया टाउन के ख़िलाफ़। एक टाइम जब मलिक रियाज का नाम लेना हराम था, हमने पूरी की पूरी पॉडकास्ट की कि किस तरह PPP ने मलिक रियाज से मिलकर सिंधी विलेजेस जो हैं वहाँ से ज़मीनें चुरा के बहरिया टाउन को दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने भी यही कहा। ये मसला है, ये एलीट सिस्टम मसला है। तो डेवलपमेंट किसके लिए डेवलपमेंट? इमार किसके लिए डेवलपमेंट है? आपके लिए, मेरे लिए। बहरिया टाउन किसके लिए डेवलपमेंट है? आपके लिए है, मेरे लिए है। शारे भुट्टो किसके लिए डेवलपमेंट है? आपके लिए है, मेरे लिए है। ये सवाल पूछने चाहिए कि डेवलपमेंट फॉर हु? अच्छा जी, कोई फ़ायदा हुआ उसके डेवलपमेंट का? आप लोगों ने अपने मोहल्ले देखे होंगे मुशर्रफ के दौर में, जो अच्छे मोहल्ले थे, जहाँ पार्क था, जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते थे। मैंने जहाँ जहाँ बचपन में क्रिकेट खेला है वहाँ पर अब वो बेच दिए गए हैं, या ग्रीन बेल्ट होती थी या सर्विस लेन होती थी। आप बताएं, नहीं हुआ, वो बर्बाद नहीं हुए, अपनी आंखों के सामने आपने बर्बाद होते हुए नहीं देखे। इसी तरह से जो हमारी मुशर्रफ की पॉलिसीज़ थी, क्योंकि एक मिलिट्री डिक्टेटर होता है, वो अनपॉपुलर होता है, तो उसको आवाम को कोई चूरन बेचना होता है, कोई लॉलीपॉप देनी होती है कि यार ये लोग खुश रहें। ब्रेड्स एंड सर्कसेस जो बातें होती हैं ना, वो ये होता है ब्रेड्स एंड सर्कसेस। क्या किया उसने? CNG मिली, उसने बोला ठीक है भाई ये गैस जो है इसको एक्सप्लॉइट करो, अर्बन सेंटर में जो है CNG पंप लगा दो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लैंड क्रूज़र में, BMW में लोगों ने CNG किट्स लगाई हुई हैं। घूमो शहर, 7 बैंक लोन मुफ्त के, भाई तेरी 30,000 तनख्वाह है, तू 40,000 की किस्त से वे उठा ले। अब आपने गाड़ियाँ भर दी, फिर सस्ती गैस दे दी। रोड भी तो बनाने थे ना जिगर, चलो रोड भी आपने बना दिए। बस का क्या करना है? कराची का ट्रैफिक कभी नहीं सॉल्व हो सकता। आप जितने फ्लाईओवर बना लें, जितने अंडरपास बना लें, जो करना है आपने कर लें। इवन दो उस टाइम आरिफ हसन हमारी पॉडकास्ट पे आए थे, उन्होंने बताया कि पूरे मुशर्रफ को प्लान्स दिए थे कि ये नहीं ज़रूरत फ्लाईओवर बनाने की, अंडरपास बनाने की, बट मेगा प्रोजेक्ट्स मीन्स मेगा करप्शन। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दी नहीं, अब मर के कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आई। आप बताएं, कराची जैसा जो शहर है उसमें व्हाटएवर 2020 में जाकर बसेस आनी चाहिए थी। क्या किया है अब तक हुकूमतों ने? 2017 सुप्रीम कोर्ट ने कहा 35,000 एमनिटी प्लॉट्स को डिस्ट्रॉय किया गया। मुस्तफ़ा कमाल पर केस हुआ 82 एमनिटी प्लॉट्स देने का। महमूदाबाद ट्रीटमेंट प्लांट के 49 एकड़ देने का इल्ज़ाम लगा। इंक्वायरी में कहा गया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी इट हैज़ बिन सर्फेस दैट एन offense of illegal yet organized carving out of more than 700 residential and commercial plots from amenity land otherwise earmarked for treatment plant 2 and Greater Karachi S3 project was done in 2009. 9 बिलियन के करप्शन केसेस हैं। ये बातें नहीं कर सकते भाई हम। डेवलपमेंट हो गई हमारे पास, क्योंकि फैंसी एडिट्स नहीं हैं हमारे पास, क्योंकि पॉलिटिकल या मिलिट्री फंडिंग नहीं आती, तो हम नहीं कर सकते यार। इस तरह से आपको नहीं बेच सकते मंजन के, आपको
ब्रेन में आपके फीड हो जाए। जिस दिन शायद ये आई है डॉक्यूमेंट्री, उसी दिन हमारी पॉडकास्ट आई है, इसी कुर्सी पे नईम सादिक बैठे हुए थे, उन्होंने डिटेल में आपको समझाया है कि अच्छा जो स्विच बोर्ड है उसमें क्या क्या मसले हो रहे हैं, कहाँ कहाँ धांधली होती है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या उनके पास डेटा है टू प्रूव दैट, और क्या वो कर रहे हैं उस पर, वो किस पे एफआईआर होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से सिटीजन मोबिलाइजेशन होनी चाहिए। पर आपके लिए बड़ा आसान है कि ये तो प्रो पीपीपी है ना, पीपी से पैसे लेता है। पूरी हमने 75 मिनट की पॉडकास्ट की हुई है जिसमें डेटा के साथ, एविडेंस के साथ आपको बताते हैं कि जो एक सिंध गवर्नमेंट का इदारा है उधर क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो गटर में जाने वाले लोग हैं, उससे किसी को परवाह नहीं होती, वो जाएं मर जाएं, वो किसी को परवाह नहीं होती, ना वो किसी ने देखना है, ना वो किसी को फ़र्क पड़ता है कि हमने किया है। आपको बस ये है कि चूरन बेच दिया जाए, एथनिक लड़ाइयाँ करवा दी जाएं। इसी वजह से मैं काफ़ी टाइम से आपको ये वार्न कर रहा हूँ कि ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। अब तो आपको सामने नज़र आ रहा है। दिस इज़ द प्रॉब्लम कि जब आप एक चीज़ प्रोपेगेंडा के लिए करें तो दो, या तो आप इतने डेस्परेट होते हैं टू प्रूव योर पॉइंट, या चैट जीपीटी से पूछते हैं, तो जो चीज़ आ जाती है सामने आप डाल देते हैं विदाउट फैक्ट चेकिंग। ये फ़र्क होता है कि एंटरटेनमेंट के जो इदारे हैं या एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म जो हैं ऑनलाइन, जो प्रिटेंड करते हैं कि हम न्यूज़ हैं, और प्रॉपर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में रफ्तार इज़ नॉट डॉन, रफ्तार इज़ नॉट एक्सप्रेस ट्रिब्यून, रफ्तार इज़ एंटरटेनमेंट। उनको एंटरटेनमेंट के लिए देखें आप। सेंसस की जब बात की गई, मतलब आपने इतना बेसिक फैक्ट चेक नहीं किया, या तो किया और फिर इग्नोर कर दिया कि यार ये हमारा जो एजेंडा है, जो प्रोपेगेंडा है उसको सूट नहीं करता, या तो आपने बेसिक गूगल भी नहीं किया। आप कह रहे हैं, पूरी एक आर्गुमेंट बनाई कि पीपीपी जो है वो सेंसस में पॉपुलेशन कम दिखाता है, व्हाटएवर के लिए कराची के हकूक़ जो हैं वो कम हो जाएं, जबकि आपकी पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट्री है उसका हाइपोथेसिस ये है कि एनएफसी अवार्ड में ज़्यादा पैसा लेना है। तो भाई पॉपुलेशन कम होगी तो एनएफसी अवार्ड में पैसा कम मिलेगा, 2+2 नहीं हो रहा ना। तो 2017 का जो आपने बोला, पूरी एक आर्गुमेंट बनाई कि 2017 का सेंसस उन्होंने करवाया, पीपीपी ने इसलिए करवाया, कराची के ख़िलाफ़ हैं, वो कराची की पॉपुलेशन कम करना चाहते हैं, कराची को हकूक़ नहीं देना चाहते, सिंध जो है वो ये करना चाहती है, ये करना चाहते हैं, पूरा बनाया। यानी ये तो देख लेते 2017 में सेंसस किया किसने है। 2017 में सेंसस तो वफाक ने किया है। 2017 में किसकी हुकूमत थी? मेरे पास तो नहीं है कि मैं वो कर लूँ। कैन यू गेस? 5 4 3 मैं तो नहीं कर सकता भाई, मेरे पास नहीं है इतनी टेक्नोलॉजी, इतने ग्राफिक्स, इतनी फंडिंग। वफाक का सेंसस था, पीएमएलएन का सेंसस था। आप अगर एक गूगल सर्च कर लेते तो वो जो है सेंसस रिज़ल्ट्स, वो 2021 तक सिंध गवर्नमेंट ने माने ही नहीं। सिंध गवर्नमेंट ने बोला हम इन सेंसस रिजल्ट्स को मानते ही नहीं, सिंध की पॉपुलेशन आप लोगों ने कम दिखाई है। 2021 में जाकर सीसीआई जो है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसने बोला यार हम सेंसस रिजल्ट्स मान रहे हैं डिस्पाइट सिंध ऑब्जेक्शंस। 4 साल सिंध रोता रहा कि सेंसस गलत हुआ है, सेंसस गलत हुआ है, सेंसस गलत हुआ है। ये पीपीपी है जो रो रही है। और आपकी डॉक्यूमेंट्री में आपके आर्ग्यूमेंट क्या है कि पीपीपी ने ये किया ताकि वो कराची के हुकूक मार सके, जबकि फैक्ट्स देख लें। ये तो मतलब ये तो ऐसे है कि आप बोल रहे हैं कि आसमान जो है वो लाल है और कोई बाहर जाकर देख ले कि नीला है। जो दिल को बात सही लगे, लॉजिक लगे, हाँ ये करती होगी पीपीपी, मान लो इसको। एंड समबडी हु डज दिस फॉर अ लिविंग, समबडी लाइक मी, या अगर खुदा ना खास्ता डॉन इस तरह की चीज़ छाप भी देता तो उसकी एक करेक्शन आ जाती कि यार ये हमने बदयांती की थी। ये कभी भी नहीं आएगी, कभी नहीं बोलेंगे कि यार ये गलत था। ये जो आप लोगों को लड़वाना चाह रहे हैं ना बिला वजह, ये जो आप एक डिवाइड क्रिएट करना चाह रहे हैं कि कराची वर्सेस इंटीरियर सिंध, कभी कोई नहीं बोलता है लाहौर इंटीरियर पंजाब, कभी कोई नहीं बोलता पेशावर इंटीरियर खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन आप लोगों के जहन में कराची को अलग करना चाहते हैं। ना आप कभी इशूज़ रिजॉल्व कर सकेंगे, ना आप कभी इशू समझ सकेंगे, क्योंकि आपका लेंस ही गलत है इशू देखने का। इशू जो है वो आपको सिंध के लेंस से ही देखना पड़ेगा। कराची कोई एक आइलैंड नहीं है, कराची कोई एक कंट्री नहीं है जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरह से इंडस रिवर है वो पूरे सिंध से बहकर कराची से कनेक्ट होता है, अरेबियन सी से कनेक्टेड है, उसी तरह कराची का कल्चर है, कराची की सियासत है, कराची का हर एक मसला है। वाटर टैंकर की अगर हम बात करें, एक तो पहले हिम्मत करो ना यार, मतलब आधा सच क्यों बोलते हो। बोला कि 3 अरब जो है वो वाटर टैंकर में कराची टैंकर बिकते हैं दिन के। कौन करता है? मैं डीएचए में हूँ अभी, डीएचए जो है वो हर जगह टैंकर चल रहे होते हैं। डी, व्हाट डज़ द डी इन डीएचए स्टैंड फॉर? आप तो शायद जब डी जाता है ना तो फिर पता नहीं चलता कि डी कहाँ है, डी क्या है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। तो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जहाँ अगर कोई चाय वाला, जब कर्फ्यू लगे होते हैं, जब लॉकडाउन लगे होते हैं, वो टाइम के बाद चाय बेच रहा हो तो कुर्सियाँ उठा लेते हैं, टेबलें उठा लेते हैं, वहाँ जो इतने टैंकर चल रहे हैं वो नज़र नहीं आते।
या टैंक माफिया टैंकर माफिया जो है वो वही चला रहे हैं। तो नाम ले लें यार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या होता है। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो इतने बड़े इदारों में काम कर चुके हैं, आप आएँ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, मैं आप रिपोर्ट करें, छापे, मैं आपके साथ हूँ कि यार ये है शहजाद गयास जो है वो टैंकर माफिया चलाता है, इसके अंडर जो हैं वो 50 टैंकर आते हैं, 3 अरब में से जो है वो 50 करोड़ जो है वो शहजाद को जाते हैं। अच्छा, इसमें से जो बाकी 6 टैंकर हैं वो फरहान मलिक चलाता है, उसके वहाँ जाते हैं। बताओ ना, बताओ। मतलब टैंकर तो मुझे भी नज़र आ रहे हैं, टैंकर से हम लोग पानी खरीदते हैं, ये तो मुझे भी पता है, हम भी करते हैं। कौन चला रहा है? कोई तो है ना जो टैंकर्स चल रहे हैं, तो कौन चला रहा है? DHA में कौन टैंकर चला सकता है? इतना कुछ जो हो रहा है, टैंकर भरते हैं, सबको नज़र आते हैं, ये कौन कर रहा है? मेरी जान, ले लो नाम। ऐसा तो नहीं है कि PPP के दौर में टैंकर आ गए हैं, PPP से पहले टैंकर नहीं थे, MQM के दौर में टैंकर नहीं थे। तो कौन है? कौन? नाम लो। रोज़ आप सुनते होंगे टैंकर 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 टैंकर। मसला है, लेकिन अगेन फ्रेमिंग का मसला है। जब तक आप इशू नहीं समझेंगे, कराची का पानी जो है वो पैदा नहीं होता, वो जो है आसमान से नहीं आता, वो सिंध से आता है, वो इंडस रिवर से आता है, या हब से भी आता है। बट चलो, बलूचिस्तान सिंध से ही आता है ना। इस वक्त बलूचिस्तान और सिंध में कितना पानी है? कहदा है बलूचिस्तान और सिंध में प्यासे मर रहे हैं। कोटरी बराज पे 50% कम पानी है। और अगर आपको लग रहा है ये कोई एक अनॉमली है कि अच्छा यार कोई वर्स ड्रॉट कंडीशंस आ गई हैं, ये 20 साल पुराना आर्टिकल देख लें जिसमें एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है कि 50% कोटरी बराज में कम पानी आ रहा है। कभी आपने कराची में प्रोटेस्ट देखी कि भाई सिंध को उसका हक नहीं दिया जा रहा, सिंध को पानी नहीं दिया जा रहा? हमें पता नहीं क्यों लगता है कि हम क्योंकि टीवी पे अमेरिका देखते हैं तो हम अमेरिका में रहते हैं। नहीं, आप अगर कराची में रहते हैं, आप सिंध में रहते हैं। इंडस रिवर से आपको पानी आता है, उसी इंडस रिवर से आपको खाना आता है। पूरा सिंध जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा था, एंटी कनाल मूवमेंट चल रही थी। बड़ा लोग प्रिटेंड करते हैं ना, PTI वाले स्पेशली, कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। सबसे बड़ी एंटी इस्टेब्लिश मूवमेंट तो एंटी कनाल मूवमेंट थी। कहाँ थे आप लोग? एक प्रोटेस्ट हुआ कराची में, कहाँ से आएगा? जो खाते हो आप, आपका खाना ख़त्म हो रहा था और किसी को फ़र्क नहीं पड़ा कि ठीक है हम इंपोर्ट कर लेंगे। कहाँ से, कौन आप लोगों की ये जहनसाजी कर रहा है यार? ये आप चीज़ें सोचते कैसे हैं, फिर करते कैसे हैं? इट जस्ट जेन्युइनली, मैं बहुत सच बोल रहा हूँ, मेरी समझ से बाहर है कि भाई सिंध में लोग कह रहे हैं कि कहद आ जाएंगे, हम मर जाएंगे। आप बोल रहे हैं हाँ ठीक है मर जाओ, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट हो सकता है कराची में, बलूचिस्तान के लिए नहीं हो सकता, सिंध के लिए नहीं हो सकता। पूरा सिंध बाहर है, कराची उसको सपोर्ट नहीं करेगा। डू यू सी द काउंटर वेट? डू यू सी व्हाट द इस्टेब्लिशमेंट हैज़ डन टू इंश्योर कि सिंध कलेक्टिवली एक रेजिस्टेंस माउंट ना कर सके? कराची को इस्तेमाल किया जाता है एज एन एंकर कि भाई कंट्रोल में रखो सिंध को। अब अगर मैं बोलूं कि भाई इंडस रिवर में शॉर्टेज है, सिंध में बच्चे प्यासे मर रहे हैं, पानी नहीं है, कहद नहीं है, अपनी आंखों से देख लो यार। आप आगे तो नहीं जाओगे, हराम है टोल प्लाज़ा क्रॉस करना, बट चलो वो कढ़ाई वढ़ाई अच्छी मिल जाती है हैदराबाद में। कराची टू हैदराबाद ही जाके ज़रा देखें आप इंडस रिवर, सिंधु का हाल देखें आप। मतलब ये तो आंखों के सामने चीज़ें हैं ना यार आप। और अगर कुछ, हमारा तो पानी टैंकर में, अबे टैंकर में पानी कहाँ से जाता है? कहाँ से आ रहा है ये पानी? तो टैंकर का जो मसला है ना, वो बेसिकली मसला ये है कि DHA जो है वो पाइप के एंड पे आता है। DHA अगर पाइप से पहले होता तो कोई टैंकर नहीं होते, क्योंकि आपको परवाह नहीं होती कि बाकी लोग भाड़ में जाएं। क्योंकि DHA में अमीर लोग रहते हैं, या अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग रहते हैं, और वो अफोर्ड कर सकते हैं, और कैपिटलिज्म उनको एक्सप्लॉइट करके रिसोर्स बेचना चाहते हैं। और रिसोर्स एक जेन्युइनली स्केर्स है, जेन्युइनली स्केर्स रिसोर्स है। पानी नहीं है भाई, पूरे सिंध में नहीं है। पूरे सिंध से गुजर कर वो पानी जो है वो टैंकरों में आ जाता है। सिंध में बच्चे प्यासे मरते रहते हैं, जिनके शहरों से वो पानी गुजर रहा है, वो लोग नहीं पी सकते, वो लोग नहीं ले सकते, लेकिन वो पानी टैंकर में आ जाता है। वो पानी फिर बेचा जाता है अमीर लोगों को। बाकी जो गरीब इलाके हैं उनके पाइप बंद कर दिए जाते हैं। लियारी का पाइप बंद हो जाएगा, लियारी में पानी नहीं आएगा, क्योंकि टैंकरों को पानी चाहिए और वो DHA में बिके। अच्छा जी, जेन्युइनली वाटर स्केर्सिटी है। मैं भी कैलिफोर्निया में था। कैलिफोर्निया में जब ड्रॉट आता है, लोगों के घरों में बाग, लैंडस्केपिंग बैंड, कार वॉशेस बैंड, गोल्फ क्लब्स बैंड। यहाँ जी DHA में मज़े चल रहे हैं, गोल्फ क्लब्स भी चल रहे हैं, लोगों के बाग भी माशाल्लाह से इतने खूबसूरत हैं, माली भी रोज़ आते हैं, पानी भी देते हैं। और जिधर से ये पानी गुज़रते हुए आ रहा है,
वहाँ कहद है, वहाँ बच्चों के पास पानी पीने का नहीं है, मैल न्यूट्रिशन से बच्चे मर जाते हैं। हम किस मुंह से इजराइल फ़लस्तीन की बातें करते हैं ना। अपने हाल तो देखें आप लोग। अगर तो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो आप लोगों ने बनाई हुई हैं बहरिया टाउन, ज़मीन चुरा कर दीवारें खड़ी कर दी हैं कि हमारे अंदर तो स्प्रिंकलर्स चलेंगे, बाहर जो हैं लोग वो कचरे कुंडी में बच्चे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मरें वो बच्चे, मुझे पानी चाहिए। तो ठीक है भाई, एम्पथी, इंसानियत, ये मैं बातें नहीं करूँगा। कराची की बात करो, कराची स्पेसिफिक, ठीक है। अब ये बदयांती देखें आप रफ्तार की डॉक्यूमेंट्री में, उन्होंने जो K4 प्रोजेक्ट की बात की, उन्होंने कहा कि 2018 में आकर इसमें नुक्स निकला है। तो मेरी जान, जो ये डिज़ाइन फ्लॉट था, ये किसके ज़माने में था? करूँ मैं? कैन यू गेस? 5 4 कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहा ना मैं, किसके ज़माने में था? उसी के ज़माने में था ना जिसके आप फीचर्स चला रहे हैं, जिसको आप पेश कर रहे हैं कि ये इमरान खान है कराची के। तो मुस्तफ़ा कमाल के टाइम पे अगर K4 के एक फ्लॉड डिज़ाइन बने, तो वो जो बिलियंस हमने खो दिए, वो कौन उसका अजाला करेगा? व्हाट अ वर्ड, अजाला कौन करेगा भाई? इफ़ वी एज अ गवर्नमेंट लॉस्ट बिलियंस इन अ फ्लॉड डिज़ाइन, डजेंट मैटर। नाम लेना, कराची वाटर सीवेज बोर्ड ने उस्मानी एंड कंपनी को हायर किया इन 2005 टू डिज़ाइन, जो 2007 में मुकम्मल हो गया। ये किसका दौर था? कैन यू गेस? 5 4 3 2 1। ऑफ कोर्स फेवरेट जो जनरल हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ, फेवरेट जो मेयर हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्हीं का दौर था। मैं ये भी नहीं बात करता, छोड़ दें। ठट्टा में जो है वो सिंध में 1.4 मिलियन एकड़ लैंड जो है वो बैरन हो गया है, क्योंकि पानी नहीं है, कोई कहत नहीं है। जो लोग बचपन से जा रहे हैं या वो ठट्टा जाते हैं, जहाँ आपको फार्म्स नज़र आते थे वहाँ बैरन लैंड नज़र आता है, पर हमें वो फिक्र नहीं है। हम ठट्टा से पानी कराची ले आएंगे, मर जाएं ठट्टा के लोग, वो हम टेंशन भी नहीं ले रहे। ये मसला होता है जब आप फौजी डिक्टेटर होते हैं ना, आपको होता है मैं, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मैं कर लूँ, उनको भाड़ में जाएं सारे, आएगा पानी। ठीक है भाई, आएगा पानी। टटा की हम बात भी नहीं करें। किंजर लेक में पानी कितना है ज़रा ये डिस्कस कर लें। सिंध इरीगेशन डिपार्टमेंट पे लाइव आप देख सकते हैं। तो कोटरी बराज पे तो 60% शॉर्टफॉल है पानी की। लाइव अगर आप किंजर लेक के भी देखें ना कैपेसिटी, तो वो इस वक्त 50% कैपेसिटी ऑलमोस्ट पर है। तो भाई कौन सा पानी K4 ला रहा है जब पानी है ही नहीं सिंध में? फरहान तो जानते ही होंगे क्योंकि वो एक प्रॉपर जर्नलिस्ट है। माहिम महर जो है वो समा पे जर्नलिज्म कर रही थी, समा डिजिटल पे। वो अलीम खान की प्रोपागेंडा नहीं कर रही थी। तो उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है उसमें सारी डिटेल्स हैं विदाउट बायस। जहाँ MQM की मसला है, जहाँ फ़ौज का मसला है, जहाँ सिंध गवर्नमेंट का मसला है, जहाँ PPP का मसला है, वो सारी डिटेल नामों के साथ बहुत अच्छा पीस है, ऑनलाइन अवेलेबल है, वो जाकर देख लें। उसमें उनमें लिखा है कि these plans were made without even considering if Karachi would get the extra water in the first place that it could put through K4. वो लिखती हैं कि who is going to question the men who chose a clearly flawed Route 8 because it was close to Bahria and DHA city. If indeed this was deemed to be motivation, will anyone ask Usmani's Lieutenant Colonel retired Ajmal Rashid, who was the team leader who ostensibly working with Mr. Zaris on the entire project? Secretary Mahesar's inquiry commissioned by the Sindh government sheds light on how several levels of the administration were well aware of the problems. In fact, FWO had flagged its concern with the HQ5 Corps Karachi. रफ्तार ये कर सकता है? ये होता है ना जर्नलिज्म। इसने किया, इस वक्त हुआ, ऐसे हुआ, ये लोग जिम्मेदार हैं। इस तरह से आप लोगों को एजुकेट करते हैं, इस तरह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है। जाकर पूरा पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। K4 बड़ा आसान है कि मतलब ये बदयांती नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि वो इतने सालों काम होने के बाद डिज़ाइन ही फ्लॉट थे। तो बताओ ना किसने फ्लॉट किए थे? मतलब ये मुस्तफ़ा कमाल और मुशर्रफ का नाम तक नहीं ले सके। माहिम ने ये नहीं किया कि बस मुस्तफ़ा कमाल ने बोल दिया ठीक है। जहाँ जहाँ मुराद अली शाह की स्टेटमेंट्स हैं और उनको फिर फैक्ट चेक भी किया हुआ है। पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट इज़ नॉट फैक्ट, पॉलिटिशियन की स्पीच इज़ नॉट एविडेंस। अब मसला ये है कि हर इशू पे ना इतनी डिटेल में डिस्कशन हो सकता है। मैं आधे घंटे की वीडियो तो माहिम का जो आर्टिकल है सिर्फ उस पर बना सकता हूँ। तो ये वीडियो मैं नहीं चाह रहा कि 2 घंटे की हो। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो, और उनसे मेरी कोई डिसएग्रीमेंट भी नहीं है, उन इशूज़ को ज़रा ऊपर ऊपर से टच कर लेते हैं। जिस तरह जेरी मैंडरिंग है वो दुनिया भर में होती है। लास्ट वीक टुनाइट के आप जॉन ऑलिवर की एपिसोड देख लें, जेरी मैंडरिंग US के ऊपर। जेरी मैंडरिंग लफ्ज़ ही US का है। तो PPP ने की है, बिल्कुल PPP ने की है, बिल्कुल गलत है, पावर का गलत इस्तेमाल है, इसलिए किया है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे वोट पक्के हो जाएं, बिल्कुल किया है। सारी बातें अनकंटेस्टेड। आगे बढ़ते हैं। क्या मेयर के इलेक्शन में धांधली हुई है? बिल्कुल हुई है। दानियाल शेख आए हुए थे इस पॉडकास्ट पे, उनको याद होगा जब मैंने ब्रिंग अप किया, ही सेड आई डोंट वांट टॉक अबाउट। ऐसे मैं नहीं बोलूँगा तो लोग बोलेंगे तूने नहीं बोला। इवन तो मैंने बोला कि धांधली से मुर्तज़ा वहाब इलेक्ट हुए हैं, PPP ने इलेक्शन में धांधली की है, वो क्लिप मौजूद है। रेडिट पर थ्रेड्स बने हुए हैं। शहजाद ने कुछ नहीं बोला, शहजाद ने कुछ नहीं बोला, कभी नहीं बोलेगा।
मैंने बोल चुका हूँ, मैं तो कंटेस्ट भी नहीं कर रहा कि धांधली हुई है। रफ्तार से एक छोटा मोटा सवाल है कि जो बेस्ट मेयर हैं मुस्तफ़ा कमाल, वो MNA जो बने हैं वो फेयर इलेक्शन पे बने हैं 2024 में या धांधली हुई है? कैन यू गेस? 5 4 3 2। तो पूरी बात करो ना। मैं अगर कह सकता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब मेयर जो है, मुर्तज़ा मेयर वो धांधली से बने हैं, तो ये भी मैं कह सकता हूँ ना कि मुस्तफ़ा कमाल MNA धांधली से बने हैं। आधा सच बोलकर क्या मिलता है यार? कि क्या मतलब कितना प्रोपेगेंडा करोगे जानी? एक लेवल और जाकर सच बोल सकते हैं हम कि फ़ौज ने मुस्तफ़ा कमाल को MNA बनाया, लेकिन मुशर्रफ साहब थोड़ी, फिर वो मुशर्रफ साहब कैसे होगा वो वहाँ पर। दूसरी बात जो है कि भाई 18 अमेंडमेंट में लोकल टैक्सेशन में मल्टीपल पॉडकास्ट कर चुका हूँ। अहमद इकबाल के साथ हमारी पॉडकास्ट को कोई 3-4 साल हो चुके हैं एट दिस पॉइंट। मैं तो बार बार कहता हूँ लोकल टैक्सेशन होनी चाहिए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये पूरी इस डिबेट कि कराची को वफाक के वाले कर दो, सूबा बना दो, इतनी डिसइंजेनुअस है कि आप कह रहे हैं नई गाड़ी ले लो और घर में जो गाड़ी खड़ी है वो चलती नहीं है। घर में जाके गाड़ी देखो तो उसमें पहिए ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ गाड़ी में पहिए डालकर तो चेक करो ना यार भाई। तो लोकल गवर्नमेंट, लोकल टैक्सेशन, नो डिसएग्रीमेंट्स 100% होनी चाहिए। यही हल है कराची का, यही हल है एम्पावरमेंट का, गवर्नेंस का, डेवलपमेंट का, डिलीवरी का, कि भाई लोकल लेवल पे चीज़ें करो। PPP नहीं होने देती, बिल्कुल नहीं होने देती। PTI नहीं होने देती, बिल्कुल नहीं होने देती। यही MQM अगर प्रोविंस में पावर होती वो भी नहीं होने देती। चाहती नहीं है लोग पावर डिवॉल्व करना। विच इज़ व्हाई 18 अमेंडमेंट इज़ ग्रेट कि इट्स द फर्स्ट टाइम somebody devolved power, somebody took power away from himself and gave it to other people। 18 अमेंडमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो अगर ये तासुर दे रहे हैं जो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अगर किसी को लगता है कि 18 अमेंडमेंट की वजह से लोकल गवर्नमेंट या लोकल टैक्सेशन नहीं होती, बिल्कुल गलत है। यूनुस दागा जो हैं उन्होंने कुछ स्टैट्स दिए हैं, मैंने जाकर आर्टिकल भी पढ़ा। मुझे पर्सनली उनकी मेथोडोलॉजी नहीं पता। इज़ वेलकम टू कम ऑन द पॉडकास्ट, ताकि हम सामने बैठ के पढ़े लिखे तरीके से डेटा देख सकें, रिसर्च देख सकें। मैं नहीं कह रहा वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है। मैंने अपनी तरफ से फैक्ट चेक करने की कोशिश की। यकीनन मेरी काबिलियत कम होगी कि मुझे वो डेटा नहीं मिल सका। सो आई लव कि अगर आप रब्ता कर लें, मुझे भेज दें। आई कैन लुक एट द डेटा एंड आई कैन टेल कि ये डेटा कैसे रीच हुआ है, या अगर मुझे उसमें कुछ सही या गलत लगता है, या इफ़ यू वांट्स टू कम ऑन द पॉडकास्ट, लेट्स हैव दीस डिस्कशंस, बिकॉज एट द एंड हम सच जानना चाहते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहते। अगर हम सिर्फ सिंध का 2026 का बजट देखें तो उसमें ख़ास कराची स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए 1 बिलियन जो है वो ईयर मार्क्ड है। अच्छा, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि जो डेवलपमेंट बजट अनाउंस किया गया है वो 700 बिलियन के करीब है, लेकिन उसमें जो प्रोविंशियल ADP है वो तकरीबन 385 बिलियन है। तो उसमें से कराची का जो शेयर है अगर वो 100 बिलियन है तो ये 25% बनता है। लेकिन मेरी नज़र में ये जो बार बार जो मैं आपको कहता रहता हूँ कि जो ये लड़वाने की कोशिश की जा रही है, कराची वाले का दुश्मन कोई सेवंड में नहीं है, ये आपको एक बहुत ही जाहिलाना तरीके से बातें बताई जा रही हैं कि सिर्फ 25% कराची का है डेवलपमेंट बजट। मेरी जान, क्या है और डेवलपमेंट बजट देख लेना किन चीज़ों पे लग रहा है। अगर उसका हम ब्रेक डाउन देख लें तो इरिगेशन एंड फ्लड प्रोटेक्शन है, जो खेतों में खाना उगता है। वो ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर ठट्टा में उग रहा है तो वो ठट्टा के लोग खाकर सो जाते हैं, वो पूरे मुल्क में जाता है ना। इसी तरह से इरिगेशन है, वो पानी जो है वो पूरे सिंध में जाता है। रोड्स एंड कम्युनिकेशन है, अगेन अगर आप एक रोड नेटवर्क बना रहे हैं, अगर तो हैदराबाद सक्खर मोटरवे बन जाता है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो रास्ते में लोग हैं उनका फ़ायदा होगा। कराची पोर्ट के लिए ये एसेंशियल है। तो अगर तो कराची से लेकर पंजाब तक एक रोड बनता है दैट गोज़ थ्रू आउट सिंध, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो कराची के फ़ायदे में नहीं है। एजुकेशन है, बहुत ज़रूरी है, खुदा का वास्ता है। सिंध में जो एजुकेशन के स्टैट्स हैं या PPP की जो अबिज़मल परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। हेल्थ है, अगेन नेसेसरी। वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स बिल्कुल बहुत नेसेसरी। एग्रीकल्चर सेम थिंग एज इरिगेशन के भाई सिर्फ वहाँ तो नहीं लगता। इसी तरह एनर्जी भी है कि अगर तो फॉर इंस्टेंस आप 50 बिलियन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अगर आप 50 बिलियन लगाते हैं थर एंग्रो कोल माइन के ऊपर, तो क्या उसका मतलब ये है कि भाई कराची को 100 बिलियन दिए और थर पे 50 बिलियन दे दिए? नहीं, थर के जो बेचारे लोग हैं उनको तो वो मिलेगा ही नहीं ना। तो ये जो आपको पेश करते हैं फिगर्स कि कराची का डेवलपमेंट बजट सिर्फ 10% है, सिर्फ 25% है, बाकी जो नंबर्स हैं या बाकी जो फिगर हेड्स हैं वो भी देख लो ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर रोड बन रहा है कराची से लेकर पंजाब तक तो वो किसी एक शहर या एक डिस्ट्रिक्ट का फ़ायदा है। सिर्फ कराची ही है जिसको एक जियो स्पेसिफिक
100 बिलियन दिए जा रहे हैं। ये बीआरटी प्रोजेक्ट सेवन में तो नहीं बन रहे, ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कराची में ये ठट्टा में तो नहीं बन रहे। अब ये फैक्ट्स पे भी अगर कोई बात करूँगा मैं तो लोग कहेंगे देखें आप पीपीपी ग्लेजिंग कर रहे हैं। भाई सेवन में भी उनकी हुकूमत है, ठट्टा में भी उनकी हुकूमत है, सांगड़ में भी उनकी हुकूमत है। अगर वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, वहाँ एजुकेशन और हेल्थ के स्टैंडर्ड्स अगर आप जाकर देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पीपीपी की वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस है। जो एक बात है वो तो गलत है कि बड़ी एक सिंपलिस्टिक रिडक्शन है कि पॉपुलेशन इतनी है तो बजट का हिस्सा इतना होना चाहिए। आपको भी पता है बजट्स इस तरह से नहीं बनते। पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। अदर फैक्टर इज़ पॉवर्टी एलिविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, कि भाई अगर कहीं ज़रूरत ज़्यादा है, जिस तरह सिंध में 2010 में भी फ्लड्स आए, 2022 में भी फ्लड्स आए, तो बहुत ज़्यादा बजट जो है वो फ्लड रिहैबिलिटेशन, फ्लड डेवलपमेंट पे लगा है। कराची उतना ज़्यादा, या कराची बिल्कुल भी अनअफेक्टेड थे फ्लड से, यहाँ बस मानसून का मसला था। बाकी तो फ्लड्स जो हैं जिन्होंने रेक कर दिया था पूरे सिंध को, वो वहाँ पैसे लगे होंगे ना, तो इट मेक सेंस फॉर मोर डेवलपमेंट बजट टू गो देयर। वो उसके स्टैट्स क्या हैं, उसके नंबर्स क्या हैं, वो देखना होगा। एंड दिस अगेन, ये जो स्टूपिड तरीन जाहिल तरीन बात है कि भाई आप लड़काना से हो तो कराची में क्यों करोगे। शार फैसल पे पानी हो, शर्जील मेमन भी आएंगे, मुर्तज़ा वहाब भी आएंगे, पीपीपी जो है पंप लेकर भी खड़ी हुई होगी। सिंध जो है ये फ्लड्स के दौरान, द रेस्ट ऑफ सिंध पूरा पानी था, महीनों पानी था, कोई ना आता था, ना कोई पूछता था, ना किसी को परवाह होती थी, ना कोई पंप्स लगे हुए होते थे। पीपीपी का सारा फोकस कराची में होता है। आपको ये मंजन बेचने के लिए बड़ा आसान है कि क्योंकि आप मुहाजिर हो, वो सिंधी हैं, जबकि मुर्तज़ा वहाब मुहाजिर है। गालियाँ देनी है ना कि भाई ये सिंधियों ने बड़ा, तो मुहाजिर मुर्तज़ा वहाब तो मुहाजिर है भाई। कराची के लोगों के पास मुर्तज़ा वहाब महाजिर हैं, मुराद अली शाह कराची में रहते हैं, बिलावल भुट्टो कराची में रहते हैं, सिंध असेंबली कराची में है, हर इदारा सिंध का कराची में है। तो भाई कराची में ही तो है, सारी की सारी पावर तो कराची में है। मतलब एथनिक, आप सीधी बात करो ना यार, वाई आर यू मास्किंग इट? अपना रेसिज्म छुपा क्यों रहे हो? सीधी बोलो कि यार ये सिंधी हैं, जबकि हैं भी नहीं, मुहाजिर हैं मुर्तज़ा वहाब। कमिंग बैक टू द नंबर, तो जो 472 बिलियन का नंबर दिया है उन्होंने कि ये कराची पे ख़र्च हुआ है, उसमें क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं है, मतलब एक ब्रीफ भी अगर मैं चीज़ें डिस्कस कर लूँ तो K4 के ऊपर ही 100 बिलियन खर्च हुए हैं। ये आपने इंक्लूड किया है या नहीं किया है, या क्योंकि ये कराची से बाहर बन रहा है तो नहीं हुआ है, आई एम नॉट श्योर। येलो लाइन जो है उस पर 300 बिलियन हैं, कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर 300 बिलियन है, BRT लाइन जो है उस पर कोई हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस हैं, शारे भुट्टो 60 बिलियन का है। तो ये ऑलरेडी 472 बिलियन से तो ज़्यादा हो जाता है। मतलब सिर्फ येलो BRT या रेड BRT यही 300 बिलियन हो जाता है। तो ये 10 या 14 साल में 472 बिलियन आपने कैसे कैलकुलेट किए हैं, आई हैव नो आइडिया। या तो आप ये कर रहे हैं कि भाई सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, उसमें भी फिर देखना पड़ेगा कि भाई अगर IMF या एशियन डेवलपमेंट बैंक या जो भी फॉरेन फंडिंग या फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू अगर कराची के ऊपर 1000 बिलियन लग रहे हैं, तो सिंध गवर्नमेंट अगर फिर अपने डेवलपमेंट बजट लड़काना के ऊपर लगा देती है तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है। एंड लोग समझ ही नहीं रहे। कराची में पॉपुलेशन ओवरलोड है, कराची जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना हमारे पास सर्विसेज हैं ना है। तो एक्चुअली तो अगर आप, जूते नहीं मारना, मुझे लिंच हो जाऊंगा मैं इस बात के बाद, पर 2 मिनट सुन लें। अगर तो आप कराची का बजट ज़ीरो कर दें और आप हैदराबाद को कराची बना दें, तो वो नेचुरली कराची का जो स्ट्रेन है वो कम हो जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी जो है उसकी डे टाइम पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 3 टाइम्स है ऑफ द नाइट टाइम पॉपुलेशन, बिकॉज लोग काम करने आते हैं। न्यू जर्सी जो है वो फीड करता है टू न्यूयॉर्क सिटी। लोग फिली तक से आते हैं, न्यूयॉर्क सिटी में काम करते हैं, चले जाते हैं। फिर जो सारे सबर्ब्स हैं न्यूयॉर्क के वो यही करते हैं, वो फीड करते हैं टू न्यूयॉर्क सिटी, मैनहट्टन। तो हम अगर यही इस तरह का मॉडल रखें कि हर किसी को कराची ना आना पड़े, उसके लिए आपको और जगह डेवलपमेंट करनी पड़ेगी ना। बलोच जो हैं वो क्यों आते हैं कराची? क्योंकि आप बलूचिस्तान का हाल देख लें, कौन चाहता है कि भाई अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर आप नौकरी करें, क्योंकि उनके शहर में नहीं है ना अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर आप पूरे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ बनाएंगे, पूरे मुल्क में डेवलपमेंट करेंगे, तो जो कराची कहता है कि हमें और पैसे दो, पूरे मुल्क में ना करो, हमें दो, वो एक्चुअली कराची के मसले आप बढ़ा रहे हो इस तरह से। पर ये मैं बात करूँगा तो लोग बोलेंगे मैं कराची का दुश्मन हूँ। कराची का शायद नंबर 1 मसला इस वक्त पॉपुलेशन है।
ये पॉपुलेशन सस्टेन कर ही नहीं सकता शहर भाई। ये जो स्काई स्क्रेपर्स बन रहा है, इतनी डिमांड है, इतने लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन कैसे कम होगी? और जगह पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने से और जगह पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे जनरेट होगी? इन्वेस्टमेंट से। ये भी लोग नहीं समझते कि जब आप कहते हो कराची इतना प्रोड्यूस करता है, टैक्स देता है, ये कोई हमारे अंदर, मैं अपने आप को आपके साथ ही इंक्लूड कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि खुदा की दी हुई काबिलियत है। हाउ मच टैक्स यू जनरेट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाउ मच इकोनॉमिक एक्टिविटी हैपन्स एज अ रिजल्ट ऑफ हाउ मच द गवर्नमेंट इन्वेस्ट्स। क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है कराची में, उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अगर एक हेड एंड शोल्डर का शैम्पू कोई जामशोरों में ख़रीद रहा है, वो पीएनजी का ही है ना, या जिसका भी यूनिलीवर पीएनजी, उसका हेड ऑफिस कराची में है, वो कराची में रजिस्टर होता है, एमसीबी, सारे बैंक्स आया चुंदरी घर पे। दिस डजंट मीन कि मेरी मेहनत से मुल्क चल रहा है। इफ़ एनीथिंग, आया चुंदरीगढ़ के ऑफिस में जो बंदा काम कर रहा है उससे कई ज़्यादा मेहनत वो बेचारा मजदूर करता है जो बिल्डिंगें बना रहे हैं। दिस इज़ वाई आई से दिस इज़ अ कंप्लीट रेसिस्ट एंड प्रेजुडिस्ड फ्रेमिंग ऑफ द इशू। कि शब्बर जैदी कहते हैं ना, सेवण वाला बैठा हुआ है, तो भाई एक तो वो सेवण वाला है भी नहीं, दूसरा आपने लोगों में जो नफ़रत फैलाई हुई है, जो लोगों में आपने रेसिज्म फैलाया हुआ है, जिसकी वजह से लोग वो उस तरह के कमेंट्स करते हैं जिस तरह के कमेंट्स मैं आप लोगों को बार बार दिखाता रहता हूँ, क्योंकि आपने लोगों के जहन में ये डाला हुआ है कि कराची वालों तुम्हारा दुश्मन कौन है? जो सेवण में बैठा हुआ है। डॉग विस्लिंग है ना, सीधा 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 इजरायली नाजी प्रोपेगेंडा वही है, सीधी सीधी डॉग विस्लिंग है, रेसिज्म है। चलो शब्बर जैदी, मैं आपको ओपन इन्विटेशन दे रहा हूँ, मेरे साथ गाड़ी में बैठें, पूरा कराची पहले घूमते फिर सेवण घूमते, मुझे बता दें कितना पैसा सेवण में लगा हुआ है। आप जो कराची वालों को ये बता रहे हो, जो पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हो, ताकि सिर्फ क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्यों हो रहा है? ताकि कराची वफाक के पास मिल जाए, वफाक के पास ज़्यादा पैसा हो, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कराची की रिसोर्सेज चूस ले, वो हम खुश हो जाएंगे कि हाँ यार मुशर्रफ हैंडसम तो है, तो डंडा अगर अंदर जा रहा है तो कम से कम मुशर्रफ दे। कहाँ है डेवलपमेंट? शिकारपुर में तो शारे भुट्टो नहीं बन रहा, जामशोरों में तो बहरिया टाउन नहीं बन रहा, सांगड़ में तो जो इमार नहीं बन रहा। तो ये कौन सी डेवलपमेंट है? जो आप लोगों को बिला वजह नफ़रतें फैला रहे हो कि सेवण वाला तुम्हारा दुश्मन है। क्या है सेवण में? और ऐसा तो नहीं है, अब आप मुझे अगर इन सब बातों पे पीपी टाउट बोलोगे तो जानी सेवण में किसकी हुकूमत है? लाड़काना में किसकी हुकूमत है? जामशोरों में किसकी हुकूमत है? आप डॉक्यूमेंट्री बनाए ना, पीपीपी डिस्ट्रॉयड सिंध, आप डॉक्यूमेंट्री बनाए ना कि यार सेवण के लोग, कराची के लोग, हम लोग एक साथ हैं, हम पूरे सिंध वाइड मूवमेंट चलाएंगे। दिस इज़ द प्रॉब्लम, यू डोंट अंडरस्टैंड। यू वांट कि हम जो प्रिविलेज हैं, हमें दुनिया भर की प्रिविलेजेस मिल जाएं, हम दूसरा इंसान मर जाए, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, प्यासा मरे, भूखा मरे, हमारा ना आपकी सियासत से कोई ताल्लुक़, ना हम समझने की कोशिश करेंगे, ना हमें पता होगा इशू क्या है। हमें बस बता दिया गया है हमसे इसलिए नफ़रत की जा रही है क्योंकि इसकी एथनिसिटी वो है, हमारी एथनिसिटी ये है। आपकी आइडेंटिटी को वेपनाइज़ किया जा रहा है, जबकि बेचारा जो गरीब सेवण में बंदा है उसकी क्या गलती है? आप उसके साथ मिलकर मूवमेंट चलाएं। एंटी कनाल मूवमेंट कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी थी, सिंध वाइड एंटी पीपीपी एक मूवमेंट चल रही थी, आप हाथ जोड़े, बोलें, हाथ जोड़े नहीं, हाथ मिलाएं कि ओहो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि सिंध से हम पीपीपी का खात्मा कर सकते हैं, कराची साथ मिलकर पूरे सिंध के साथ चलाएगा मूवमेंट। किसी ने किया ये? कहाँ है डॉक्यूमेंट्रीज पीपीपी हैज़ डिस्ट्रॉयड सिंध? जो ये बात करता है कि कराची का पैसा लाड़काना में लग रहा है, सेवण में, मेरे साथ चलो, मैं टूर ले जाने के लिए तैयार हूँ कि मुझे जाके लाड़काना में दिखाओ लगा कहाँ है पैसा, वो भी पीपीपी है ना। तो ये बातें करने से मैं एंटी कराची कैसे हो गया या पीपीपी टाउट कैसे हो गया, जबकि मैं कह रहा हूँ कि पीपीपी ने लाड़काना में कुछ नहीं किया, सेवण में कुछ नहीं किया, जामशोरों में कुछ नहीं किया, कराची में बहुत कुछ किया है। आप एज अ पॉजिटिव बता रहे हो कि मुस्तफ़ा कमाल के टाइम पे सिंध का बजट 125 बिलियन था, जिसमें से कराची 43 बिलियन था। कहाँ से फेयर है कराची का 1/3 बजट होना? कहाँ है फेयर? ये मुझे बताएं आप कि यार एक जगह जहाँ ऑलरेडी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है, सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, पर कैपिटा इनकम कंपेयर कर लें आप सिंध के किसी भी टाउन की, कराची से कंपेयर कर लें आप, वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट का बजट लगना चाहिए। नहीं ना, पॉवर्टी एलिविएशन हमारा मकसद होना चाहिए। पाकिस्तान का पंजाब अगर ज़्यादा जनरेट करता है बजट, वो भी गलत है, मिसनोमर है, छोड़ दें, वो मैंने सारी डिस्कस करनी है इस वीडियो में। अगर तो सही भी हो कि वाकई जेन्युइनली, तो भी बलूचिस्तान में लगना चाहिए, तो भी बलूचिस्तान में लगना चाहिए। यही मुल्क होता है। ये उसी तरह है कि यार अगर एक फैमिली हो और आपने फैसला करना है पैसे कैसे देने, और एक बच्चा मेरी जैसा हो
और एक बच्चा बेचारा जो है ना बिल्कुल ही मरने वाला हो, प्यासा हो, भूखा हो, और वो 2 घंटे 3 घंटे में उसके इंतकाल हो जाए अगर वो खाना ना खा सके, पानी ना पी सके, पर हम बोलें क्योंकि शहजाद जो है वो चल फिर सकता है तो जो खाना है वो शहजाद को दे दो, जबकि शहजाद के हाल ऑलरेडी ये हो चुका है। आप ज़्यादती बोलोगे ना। अब मैं शुरू हो जाऊं कि हाँ मुशर्रफ क्योंकि महाजर था, उस हिंदियों का दुश्मन था, इसीलिए उसने ये किया, ये बनाऊं मैं सारी डॉक्यूमेंट्रीज़। मैं जाऊं लाड़काना में बोलूं कि भाई जब कराची के फ़ैसले जो हैं या सेवन के फ़ैसले जो हैं वो रणछोड़ लाइन में होंगे और सेवन में नहीं होंगे, ये जो आ गए हैं, मतलब यही कर रहे हो आप, यही कर रहे हो आप। इससे सिर्फ नफ़रतें फैलेंगी, फंडिंग मिल जाएगी, वायरलिटी मिल जाएगी, सेंसेशनलिज्म हो जाएगा। पर वो जो आप चाह रहे हो ना 90s और 2000 का कराची, वो जो एथनिक स्ट्राइफ, वो जो एथनिक वायलेंस आप चाह रहे हो ना, आप उसके ज़िम्मेदार होगे। देयर विल बी ब्लड ऑन योर हैंड्स। जहाँ जहाँ मसले हैं जो करप्शन के हैं, कि जो फेयर शेयर नहीं मिल रहा, करो ना, अपनी नौकरी करो यार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करो। जाओ, अच्छा भाई जिस तरह हमने नईम सादे के साथ की, निकालो, अच्छा भाई कराची पोर्ट में इतनी डंडी हो रही है, ये लोग ये डंडी मार रहे हैं, ये भी बिल्कुल झूठ है कि 60% कराची पालता है, या कराची, मेरी पूरी वीडियो है उसके ऊपर कि क्या कराची पाल रहा है पाकिस्तान, वो जाकर देख ले, मैं रिपीट नहीं करूँगा, ऑलरेडी कुछ 6 घंटे की वीडियो हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन काम करो ना यार, ये करप्शन हो रही है, ये कर रहा है, इस तरह से कर रहा है, ये कर रहा है, वही जो हमारे सीपेजेस हैं वही कम हो जाएंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये हल नहीं है कराची का कि फ़ौज को दे दो, ये हल नहीं है कि भाई फ़ौजी डिक्टेटर बेस्ट था मुशर्रफ, उसको कितनी परवाह थी पाकिस्तान की इमेज की। मुशर्रफ वॉज नॉट ओनली टेरेबल फॉर पाकिस्तान, ही वॉज टेरेबल फॉर कराची एज वेल। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बनी नहीं बनी, सच बताओ ना। अच्छा भाई कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अगर थी तो उसकी 80s में किसने बसें चलाई? क्यों कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बंद हो गई? हम तो ऐसे बोलते हैं ना, मैजिकली क्यों नहीं बना कराची में, बताओ ना। जब बसें हर दिन जला रहे हो गए आपके, तो कौन बसें चलाएगा इधर? जो बस आ रही है उसको अगर आप जला दो तो बंद ही होगा ना। कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इसलिए बंद हुई क्योंकि जो MQM के लोग थे उन्होंने जाके सारी बसें जला दी। जो मसले हैं वो मसले हैं भाई। यूनिवर्सिटी रोड मैं भी क्रॉस करता हूँ तो मैं गालियाँ देता हूँ, PPP को अल्लाह का अज़ाब बोलता हूँ, बिकॉज वो है, वो एक इनएफिशिएंसी है। जो वो जर्नलिस्ट थे मंसूर मुगहरी, उन्होंने 100% सच बात की कि भाई जो बजट आता है ये वर्ल्ड बैंक का या एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ये आधे तो वैसे कंसल्टेंट्स में चले जाते हैं। 100% ठीक बात है। फ्रेमिंग उसकी रफ्तार है गलत की, गलत एडिट किया कि ये एंटी PPP बात है, नहीं, ये एंटी वर्ल्ड बैंक बात है। ये एक फिर लंबा डिस्कशन है कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड इंश्योर करता है कि थर्ड वर्ल्ड रहे। वो पैसे देता है, उस पर इंटरेस्ट लेता है और फिर वही पैसा मुड़कर वापस उनके पास चला जाता है। ये थोड़ी साइंस मैंने गलत कर दी है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि लेट्स से यूनिवर्सिटी रोड बनेगा, इसके लिए हम आपको $10 बिलियन देते हैं, लेकिन $5 बिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक के जो कंसल्टेंट्स अमेरिकन आएंगे, देखेंगे, सर्वे करेंगे, वो उनको जाएगा, फिर जो सैलरीज में जाएगा इसमें जाएगा। तो आप देखते हो कि यार ये तो $1 बिलियन की चीज़ थी, ये $10 बिलियन में कैसे बनी? वेलकम टू द वर्ल्ड बैंक, वेलकम टू इंटरनेशनल NGOs, वेलकम टू दीज ऑल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड हाउ दे ऑपरेट। ये एक क्रिटिसिज्म जो होना चाहिए ऑफ इंटरनेशनल इदारे, जो लोगों को समझाना चाहिए कि ये लोग कैसे चलते हैं, इन लोगों में क्या क्या मसले हैं, हम इंडिजिनस सलूशंस निकालें, इनके पास ना जाएं। इस पूरे डिस्कशन के बजाय, लोगों को चीज़ें समझाने के बजाय, PPP बुरी, गाली दो, सो जाओ। एजुकेट कर रहे हो यार लोगों को, तो कुछ सीख सकें, कुछ पढ़ सकें। बहुत लंबी वीडियो हो गई, लेट मी रन थ्रू दिस। एजुकेशन सिटी की जो बात है, आपने बस ऐसे ही डाल दी बाकी बातों में कि ठीक है यार मवाद ज़्यादा मिल जाए, आपको भी नहीं पता व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। यूनिवर्सिटी ना बनने का मसला ये नहीं है कि लैंड नहीं है, ऐसे तो पूरे के पूरे बहरिया टाउन 2 खड़े हो गए। बहरिया टाउन में 50 खाली बिल्डिंग्स हैं, मेरे ख्याल से 50 तो होंगी। बना दो कल यूनिवर्सिटी, छाप दो उनके ऊपर। इतना आसान नहीं है ना यूनिवर्सिटी बनाना। उमर सैफ इधर आए हुए थे, उन्होंने बोला उनको महीने लग गए पंजाब के एक यूनिवर्सिटी का VC चुनने में। लोग क्वालिफाइड ही नहीं है। यूनिवर्सिटी नहीं होता, यूनिवर्सिटी एक दूध की दुकान नहीं है कि कोई भी चला ले। दूध की दुकान भी शायद हर कोई नहीं चला सकता। मुश्किल काम है यूनिवर्सिटी चलाना भाई। सिर्फ लैंड जो है अलॉटमेंट, और वो भी डंडी मारी आपने कि अगर जैबिस को लैंड अलॉट हुआ है, वो आपने बोला अजरा को लैंड अलॉट हो गया है। तो इसी तरह नवल यूनिवर्सिटी के 1000 एकड़ जो अलॉट हुए हैं, बोल दो इमरान खान को अलॉट हुए हैं। इस तरह मलिक रियाज ने जो अल कादिर यूनिवर्सिटी हा जो मेहरबानी करके लैंड दिया था, वो भी फिर करप्शन है। वो तो है ही करप्शन, लेकिन
वो अगर तो ये आप लॉजिक यहाँ दे रहे हैं, वो लॉजिक वहाँ भी अप्लाई करें। नहीं, पर वहाँ नहीं कर सकते ना, फॉलोइंग हमारी सारी लूज़ हो जाएगी अगर हमने खान साहब, मुशर्रफ साहब, आई हैव ऑलवेज सेड एवरी मुशर्रफ सपोर्टर इज़ एन इमरान खान सपोर्टर। इसी वजह से ना, इसी वजह से नमल अल कादर कोई 100-200 लोग पढ़ते हैं, हज़ारों एकड़ लैंड मिला हुआ है वहाँ पर। इसी तरह करप्शन हुई होगी इधर भी। अगेन आपने बहुत चलते फिरते बता दिया है, मैंने भी डेटा नहीं देखा है, वीडियो भी लंबी हो रही है। हैप्पी टू हैव दिस डिस्कशन, happy to look at all the data and happy to talk about this, but यूनिवर्सिटी बनाना आसान काम नहीं है। कहने को तो हर गली के नुक्कड़ पे आप एक यूनिवर्सिटी बनाकर, ओपन यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, दैट्स नॉट व्हाट वी वांट गुड यूनिवर्सिटीज़। एंड ऑनेस्टली पाकिस्तान डजंट हैव दैट टैलेंट। पाकिस्तान में इतने अच्छे लोग ही नहीं हैं कि वो वीसीज बने, प्रोफेसर्स बने और टॉप कैलिबर की यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में बना सकें। एकड़ इतना लैंड अलॉट कर दिया और यूनिवर्सिटी पाकिस्तान हार्वर्ड बन सक, यार क्या बोल रहे हो? मतलब यार आपके मुंह से अल्फाज निकलते हैं तो आपको खुद समझ में आती है कि मैंने क्या बोला है। इतना लैंड अलॉट किया था कि पाकिस्तान में हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड हो, मतलब क्या हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड लैंड से बनता है? मतलब यार सो कराची का जो हल है वो लोकल गवर्नमेंट है भाई, लोकल टैक्सेशन है, और पूरे पाकिस्तान में जो है वो एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स लाएं। इसको अगेन आप सिर्फ एक अपने कराची या एथनिक लेंस से देखेंगे, खुदा का वास्ता है ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ बना के नफ़रतें फैलाना छोड़ दो। अगर सच ही आपने बोलना है तो कराची का तो मेजॉरिटी दौर फ़ौज में रहा था। चले भाई फ़ौज हम नहीं बोल सकते, DHA का D आ जाएगा हमारे पास। तो बेसिक डेटा देख लेते हैं आपका कि 1992 तक मेयर फ़ारूक सत्तार से, उससे पहले भी थे। वफाक में PMLN थी, फिर मुशर्रफ के 10 साल थे, फिर ब्यूरोक्रेट्स ने रूल किया, फिर 4 साल वसीम अख्तर मेयर थे, मुर्तज़ा वहाब तो 3 साल से हैं मेयर। तो अगर हम ये कहते हैं 16 साल, तो मेजॉरिटी तो पिछले 30 साल में कराची का कंट्रोल MQM के पास रहा है, बहुत फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। गली गली का कंट्रोल MQM के पास था। तो 80 साल पाकिस्तान पे फ़ौज ने कंट्रोल किया है, हम फ़ौज ने कुछ भी नहीं किया, PPP ने डिस्ट्रॉय किया है। 30 रफली MQM ने कंट्रोल किया है कराची को, MQM ने कुछ नहीं किया, फ़ौज ने किया है। मतलब ये हर चीज़ लसानियत, हर चीज़ नफ़रत। मतलब मुशर्रफ और MQM के पास तो कंप्लीट कंट्रोल था ना डेमोक्रेसी थी, ना आपको ये मसला था कि वो उनकी एथनिसिटी, आपको कोई इशू है, एथनिसिटी भी आपकी वाली थी मुशर्रफ की। क्या किया? कुछ कराची के लिए अच्छा किया या बैटलफील्ड बना दिया? आप बच्चों से झूठ बोल रहे हो कि मुशर्रफ का टाइम अच्छा था। लोग कहते हैं, एविडेंस लाओ ना, मैं नंबर आपको दिखा रहा हूँ कि हमें कितना नुकसान हुआ है। यही जो नफ़रतें हैं, यही जो स्टुपिडिटी है, इसकी वजह से 80s में हमने पहले पश्तून महाजर क्लैशेस देखे, सिंधी महाजर क्लैशेस देखे 70s में, फिर महाजर क्लैशेस देखे, MQM वर्सेस MQM हकीकी जो है उसमें लोग लड़के मर रहे होते थे। वाई हैव वी लॉस्ट सो मच? और वही चाहते हैं, आप वही चाहते हैं कि हम वापस वहाँ पर चले जाएं। ये वाला कराची जो है ड्रीम कराची था, ख्वाब था। खुदा का खौफ कर लो ना यार, मतलब क्या बातें कर रहे हो? जो सिंपल बातें हैं दुनिया भर में नज़र आता है। न्यूयॉर्क सिटी अगर पैसे जनरेट करता है तो न्यूयॉर्क स्टेट पे लगते हैं क्या? न्यूयॉर्क सिटी में ये रो रहे होते हैं वो लोग कि भाई मैनहट्टन का पैसा मैनहट्टन से बाहर नहीं जाएगा, क्यों एल्बनी में बंद लग क्या? इस्तांबुल जो है वो मेन इकनॉमिक इंजन है टर्की का। पूरे टर्की का जो जितने भी उनके परसेंटेज पॉइंट्स में मुझे नहीं पता, पैसे लगते होंगे, तो उसी तरह है कि पूरे पाकिस्तान का एक फ़ाइनेंशियल कैपिटल है, पाकिस्तान के रिसोर्सेज से बना है, पाकिस्तान की रिसोर्सेज लगी हैं उसके ऊपर, उससे जो जनरेट होता है वो सब पर लगेगा ताकि सब जो है वो पॉवर्टी एलिविएशन हो। बी, अगर कराची पैसे जनरेट कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि वो सिंध का हिस्सा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, सारे खाने पानी जो हैं वो सारे सिंध से आते हैं, गैस आती है। इसी तरह अगर पूरे पाकिस्तान में चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो कराची पोर्ट पर आती हैं, वहाँ से ड्यूटीज़ जो हैं वो कलेक्ट होती हैं, वो पाकिस्तान पे लगती हैं। जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे ना कराची को टू द रेस्ट ऑफ सिंध एंड द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा। आपका हो अगर यही इशू रहेगा ना कि यार मेरी गैस आए और मैं गैस का बिल 500 रुपये दूँ, भले डेरा भुगती में बच्चा भूखा प्यासा मरता रहे, तो वो जो स्लेव कॉलोनीज चल रही थी 1947 टिल 1971, वो वाला मॉडल जो है वो आपको पसंद है। वो आपको इसलिए पसंद है क्योंकि आपको लगता है कि हम एलीट का हिस्सा होंगे, जबकि आप 99% चांस है, क्योंकि 22 फैमिलीज ही तो हैं, 99% चांस है कि आप स्लेव कॉलोनी का हिस्सा होंगे। तो
ये जो ख्वाब है ना कि हम 40s में फैक्ट्री ओनर से नहीं 10-15 लोग थे, जस्ट बिकॉज आपकी और उनकी एथनिसिटी सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सपोर्ट करना शुरू हो जाएं। कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ हों, क्लास एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़ हों, आपको पीपीपी का ख़ात्मा करना है तो सिंध में बहुत ही एक वाइब्रेंट लेफ़्ट है, सपोर्ट करें, मूवमेंट्स उनकी चलाएं। मैंने बख्शल साहब की ये भी पोस्ट की थी अपने सोशल मीडिया पे, जिस बहुत लोगों ने उस पर कॉमेंट्स किए। साथ मिल जाओ ना, मतलब सारे लोग साथ मिल जाओ। अगर तो अपनी आइडेंटिटी और लसानियत के लेंस से देखते रहोगे हर चीज़ को, तो यही होगा, इस्टेब्लिशमेंट जीतती रहेगी। फ्रैंकली हम जब तक मायोपिक रहेंगे, जब तक रेसिस्ट लेंस से देखेंगे, और सब तक जो वो है कि सबसे इजीली जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, ये सोच रहा था मिला, उसी पे जाएंगे कि क्यों तुम्हारे घर पानी नहीं आ रहा, क्योंकि सिंधी तुम्हारे दुश्मन हैं, क्यों तुम्हारा रोड नहीं बन रहा, क्योंकि सेवड़वा में रोड बन रहा है। तो ये बड़ा आसान है, सबसे आसान है लोगों को ट्रिक करना। दुनिया भर में लोग यही करते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कैसे इलेक्ट हुए, कि मैक्सिकन जो हैं ये बहुत बुरे लोग हैं, इमिग्रेशन, बिल्ड अ वॉल। बहुत आसान है लोगों को गुस्सा दिलाना, इंडिया में होता है मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, घुसपैठिए आ जाते हैं, ये सबसे आसान है। यही दुनिया भर में रिकग्निशन होती है कि ये रेसिस्ट है, हमें तो रिकग्निशन भी नहीं है कि ये चीज़ें रेसिस्ट है। यही रेसिस्ट फ्रेमिंग, यही डॉग विस्लिंग, इससे ही वायलेंस होता है, इसीलिए इसी से वो कराची जलता है जो हमने हिस्टोरिकली देखा है। मत करें, खुदा का वास्ता है मत करें। समझें क्या एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ गेम खेल रही है। मैंने तो खुल कर रख दिया है, मुझे पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये सब करने से। लोगों को लगेगा कि मैं किसी वजह से बोल रहा हूँ, किसी एजेंडा से बोल रहा हूँ, जबकि इस वीडियो में मैंने एमक्यूएम की भी बुराई की है, पीटीआई की भी बुराई की है, पीपीपी की भी की है, फ़ौज की भी की है, एस्टैब्लिशमेंट की भी है, कराची की तारीख भी आपको बताई है, हिस्टोरिकली जो फौजी डिक्टेटर्स ने किया है कराची के साथ वो भी बताया है। पीएमएलएन की नहीं की तो ज़ाहिरी बात है, पटवारी स्पॉन्सर्ड वीडियो है ये। इन वीडियोज़ का मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होता है। ऑफकोर्स जो 5-10 हज़ार लोग मुझे देख लेते हैं, शायद उनको कोई फ़ायदा होता है, तो आप ही के लिए मैं बना रहा हूँ। अदरवाइज़ ये सोशल मीडिया पे ये बातें करना फालतू हैं। लोग अपने जो डिसाइडेड हैं, लोगों के दिमाग वही, और फिर कोई जो ऑलरेडी डिसाइडेड है उसको वही बेच दे, जो वो ऑलरेडी सोच रहा है तो उसको लगता है वही सच है। तो इसीलिए मैं एक किताब लिख रहा हूँ कराची के ऊपर। बहुत टाइम लगेगा लिखने में, अभी तो पहला चैप्टर भी बस हो गया, मतलब बट वो फर्स्ट ड्राफ्ट हुआ है, अभी उसके बहुत रिविजन हैं। तो एक एकेडमिक डिस्कशन करना एक एकेडमिक फोरम पे मेरे ख्याल से बेहतर है। तो वो ही मेरा फ्यूचर में रहेगा रूट। ये सोशल मीडिया का काम अच्छा नहीं है, और मैं हार मान चुका हूँ फ़ौज के आगे। जिस लेवल पे प्रोपेगेंडा और ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है और होती है, उससे तो लड़ना ही नामुमकिन है यार। तो चल दिल मेरे, माय नो आदमी सुअर है, लेकिन बात उसने सही की है कि छोड़िए फेरे, दुनिया झूठी लोग लुटेरे।